हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी के अभियान के अंतर्गत साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ में आज का विषय है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद माइंड मेडिसिन। जब माइंड मेडिसिन शब्द का प्रयोग होता है, कई लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, ये माइंड मेडिसिन है क्या, किसे कहते हैं माइंड मेडिसिन। तो इस विषय पर बोलने से पहले वही पुरानी बात एक बार दोहराना चाहूंगा। जो हमारे शरीर में होने वाली 90% रोगों का 75 से 90% लोगों का कारण मन है। ठीक, तो इस मन को ठीक करने के लिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, या फिर अन्य किसी रोग हो, मन को सुधारने के लिए इस संसार में कोई दवाई नहीं बना अभी तक। जितना साइकियाट्री डिपार्टमेंट भी चल रहा है, लेकिन उसको विचारों को बदलने के लिए नहीं, वो दवाइयां जो व्यक्ति को सुलाने के लिए होती है, विचारों को धीमी करने के लिए होती है, विचारधारा को ब्रेक करने के लिए होता है। लेकिन विचारों का परिवर्तन, विचार परिवर्तन अपने आप से ही होगा, या फिर अपने आप से नहीं होने पर किसी प्रोफेशनल्स या फिर किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेना होगा। एक पहला जमाना हुआ करता था तो संयुक्त परिवार चलती थी। उस संयुक्त परिवार में हमारे बुजुर्ग जो होते थे ना, वे हमारे लिए मोटिवेटर्स हुआ करते थे, हमारे लिए काउंसलिंग दिया करते थे, हमारे आचरण को सुधारते थे। ये सारे चीजें जो है हमारी घर के बुजुर्ग किया करते थे। तो आज परिवारें बिखर चुकी है। हमें मार्गदर्शन करने वाले ये बड़े बुजुर्ग, वो बड़े बुजुर्ग हमसे दूर हो चुके हैं। तो संतुलन नहीं बन पाता, मानसिक नहीं बन रहा। हाइपरटेंशन पर मतलब हाई ब्लड प्रेशर पर। तो हाई ब्लड प्रेशर है क्या? लोग तो जानते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जो हमारे शरीर के लिए एक एक सेल तक पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए खून की आवश्यकता है, और वह खून, वह ब्लड एक जगह स्थिर रहने पर यह पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकते। मतलब एक पर्यावरण, जो हमारे शरीरगत पदार्थों को एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए खून महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह खून एक जगह स्थिर रहने से कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इस खून को एक जगह से दूसरा जगह भेजने के लिए प्रेशर की जरूरत है। एक टैंक में पानी है, उस टैंक नीचे से पानी है, ऊपर में टैंक पे पानी चढ़ाना है, तो हमारी पंप की जरूरत पड़ती है ना। सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करते हम कर उस पानी को प्रेशर के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं। तो वैसा ही हमारे हृदय जो है, हार्ट जो है, इस ब्लड को पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करती है। जब ब्लड पंप होता है, हृदय की लब डब जो धड़कन की जो आवाज आती, जब प्रेशर के साथ पंप कर रहा है हृदय, जब उस धमनियों में जो प्रेशर बनती, जो दबाव बनता है, उस दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसके बाद जैसा पंप के बाद हृदय शांत होती, पल सेकेंड, भाई कहीं बहुत कम समय के लिए, जब रिलैक्स होते समय जो प्रेशर होती है, वो भी ब्लड प्रेशर जो 120/80, 140/90 हम पढ़ते हैं, डॉक्टर बताते हैं ना, आपका बीपी 120/80 है, आपका बीपी 150/100 है। तो इस ब्लड प्रेशर अपनी सीमित
या फिर अपने निर्धारित प्रेशर पर चलने से स्वास्थ्य है। अगर ये प्रेशर अधिक हो गया तो बीमारी है, लो हो गया, कम हो गया तो भी बीमारी है। संतुलन में रहना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर संतुलन में नहीं रहने पर दवाई दी जाती है उसको संतुलित करने के लिए। तो धमनियों को, उनको ब्लॉकेज को खोलने के लिए बेटा ब्लॉकर्स आते हैं, अलग अलग दवाइयाँ आती है, तो उनका अलग अलग विषय है, औषधियों का विषय। तो इस प्रेशर को मैनेज करने के लिए दवाइयाँ लिया जाता है। तो जीवन भर वो दवाइयाँ चलती है ताकि हमारी जिंदगी भर वो प्रेशर सही रहे, चलता रहे। लेकिन दवाई लगातार जिंदगी भर चलते चलते किडनियां भी खराब होती दवाइयों का साइड इफेक्ट से। यदि अगर दवाइयां बिना लिए अगर मैनेज करते हैं, थोड़ा बहुत बीपी बना ही रहता है, तो भी किडनियां खराब होती है। तो यहां पर स्वस्थ रहने के लिए करना क्या है, ब्लड प्रेशर को पूरी तरह नॉर्मलाइज करना जरूरी है, नॉर्मल रखना आवश्यक है, तो नॉर्मल रखता रहेगा। और सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो कारण है उन पर हमें फोकस करना होगा। एक है हमारी असंतुलित आहार। अभी जो पहले सेशन चला भोजन के बाद जस्ट शुरुआत था, आज विशेष ज्यादा नहीं हो पाया, उसमें शुरुआत ही हुई। तो आहारचर्या, तो हमारे भोजन सही नहीं रहने से भी हमारे शरीर के अंदर असंतुलन आता है, उसके वजह से भी हमारे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ती है। नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाना, फैटी फूड ज्यादा लेना, तैलीय पदार्थों को ज्यादा इस्तेमाल करना, भोजन में बहुत ज्यादा तेल मसालों का इस्तेमाल करना, जिस तरह के पदार्थों के कारण हमारे शरीर के अंदर बीपी का असंतुलन होने की चांसेस रहती है। और दूसरा कारण एक और होता है जो अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक कुछ बीमारियां होती है, अनुवांशिक कारण से भी कुछ लोगों में बीपी बढ़ती है। और तीसरा होता है व्यक्ति में अपने विचार के असंतुलन, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह मनोव्याधियों के कारण भी बीपी बढ़ता है। तो विशेषकर इस ब्लड प्रेशर को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो उसे समझने का कोशिश करते हैं। ये दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन उसको कहते हैं सारे जांच करवाने के बाद भी व्यक्ति का बीपी क्यों बढ़ रहा है उसका कोई कारण उपलब्ध नहीं हो पाता, डायग्नोसिस नहीं होता किस कारण से बीपी बढ़ रहा है, तब कहा जाता है एसेंशियल और जेनेटिक। उस समय हिस्ट्री लिया जाते, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी परिवार के रक्त से संबंधित रिलेशन है, उनमें किसी का बीपी है क्या हमारे बड़ों में, पूर्वजों में, तो वो देखा जाता है। तो एक बात कहा जाता है कि ये आनुवंशिक है। और दूसरी बात जो होती है, आनुवंशिक भी है या फिर अपने मानसिक असंतुलन के कारण, इस सारे एसेंशियल हाइपरटेंशन में कहा लेते हैं। और दूसरा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जिसे किसी भी हार्ट प्रॉब्लम के कारण या फिर किसी किडनी प्रॉब्लम के कारण, किसी दवाइयों के कारण होती है, तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब तक उस संबंधित व्याधि का निवारण ना हो, व्याधि का निर्मूलन ना हो, उस रोग का चिकित्सा ना हो, तब तक वो बीपी कंट्रोल में नहीं आता। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ने का मूल कारण, मूल कारक रोग जो है, उस रोग को समाप्त करना होता है, उस रोग पर विजय प्राप्त करना होता है। उस रोग को ठीक करने से सेकेंडरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाती है। और ऐसा अगर जटिल रोग है, जिंदगी भर चलने वाले हो, तो शायद उनके साथ दवाई भी जिंदगी भर चलता है। जैसे कुछ हार्ट बीमारी, हार्ट के संबंधित रोग है, किडनी के संबंधित रोग, ऐसे विषयों में हो सकता है। और एसेंशियल हाइपरटेंशन पर हम बात करेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो समझ में आ रहा है कि ना कि बीमारी शरीर में है जिस वजह से हमें इलाज करना है। लेकिन एसेंशियल हाइपरटेंशन में भी जिंदगी भर दवाई खानी जरूरी है, यह प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर बीपी बढ़ने का कारण को हमें ढूंढना होगा। लेकिन एसेंशियल हाइपरटेंशन में होता क्या है, व्यक्ति कारणों को ना ढूंढता, ना तो कारणों को ढूंढता है, ना तो डॉक्टर कारणों को ढूंढता है। वो एक ही बात कहते हैं, जिंदगी भर दवाई खाना है, व्यक्ति खाते रहता है। और उम्र बढ़ते 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 बढ़ते, समय बीतते 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 क्या होती है,
वो बीपी का डोज बढ़ जाता है, दवाई बढ़ जाती है, जैसा डायबिटीज में भी होता है, और बीपी नॉर्मलाइज नहीं होता। या फिर दवाइयों के सहारे जिंदगी भर हम उसको बैलेंस में लेकर चलते हैं और दवाइयों का साइड इफेक्ट झेलते हैं। तो यहां पर हम विशेषकर फोकस करेंगे, माइंड मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, माइंड मेडिसिन की बात हो रही है, तो अपने माइंड मैनेजमेंट से, माइंड मेडिसिन से ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा, जीवंत उदाहरण मेरे साथ हुए। मेरे मित्र था ने है, आज भी है, वो थोड़ा सा एंग्जाइटिक पर्सनालिटी है। उनके साथ क्या हुआ करता था, अचानक आधी रात में मुझे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे मुझे उठाया जाता था। भाभी जी आती थी, बोलती थी भैया जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बहुत घबरा रहे, एकदम पसीना छूट रहा है, तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है उनका। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बेचारी कांपती थी। और मैं और मेरी श्रीमती तुरंत उस समय निकलते थे, जाते थे घर। देखा तो सही में बीपी बढ़ा हुआ रहता था, कभी 180, 190, मैंने 190, 180, नीचे 100, 110। तो कुछ समय दवाई भी चला, फिर भी चल रहा था। एक दिन मेरे साथ बैठे बैठे व्यक्ति ने कह रहा था, श्रीनिवास मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बैठे बैठे देखता, मेरे बेटे को देखता, मेरे को लगता अगर मुझे कुछ हो गया, हार्ट अटैक से मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का, मेरे पत्नी का क्या होगा। मेरे को एक प्राइवेट व्यक्ति हूं, मैं क्या करूं, मेरे एक डर के वजह से मेरे परेशान हो जा रहा हूं। और बार बार इनको होता था, अचानक घबराहट बढ़ जाती थी, परेशान हो जाता था, बहुत विचलित हो जाता था। तब मैंने उनको एक सहारा लिया। तब डॉक्टर के पास जब गए थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर को ईसीजी वगैरह जो भी हुआ नॉर्मल निकला। तब उसके बाद उनकी पत्नी को मैंने बताया, भाभी जी एक काम करते हैं, मैं झूठ बोलना चाहूंगा इनसे, लेकिन आपको बता दूंगा, आप अपना देखिए, लेकिन मैं झूठ के सहारे इनका काम करना चाहते। जिस दिन मेरे को रात को बुलाया गया था, एक दिन मैंने रात को गया, बोले मैं आप क्यों परेशान क्यों, एकदम बढ़िया, एकदम सुपर, एकदम नॉर्मल है बीपी आपका। मैं तो पहली बार देखा हूं इतने दिन में, ये महीना भर में मैं पहली बार देखा हूं जो इतने घबराहट में भी बीपी नॉर्मल है। आपको शरीर तो एकदम बैलेंस में लेके आ रहा है, आपको जबरदस्त है, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया हो रहा है। बोले श्रीनिवास सही में मेरी बीपी नॉर्मल है? हाँ बीपी नॉर्मल है ना। अब देखो तो आपको सुना देता हूं, देखिए। तो नहीं नहीं नहीं, रहने देना। कहने से 15-20 मिनट इधर उधर की बातें किए, हम 1:30 बजे के आसपास में गए, और ये सारी चीज़ तो 2:30 बज गया। 2:30 बजे के बाद फिर मैंने बीपी देखा, जो 180 जो था वो सीधा 140 में आया, नीचे 90 में आया, 100। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये कंप्लीटली एसेंशियल है, घबराहट के कारण हो रही है। उसके बाद रोज उनको चेक करता था, रोज चेक करते तो रोज वही झूठ बोलता था, आपका आज भी नॉर्मल है, आज भी नॉर्मल है, आज भी नॉर्मल है। और उसके साथ ये भय से बाहर निकालने के लिए फ्रेंडली काउंसलिंग किया करता था। ये डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बीपी अनावश्यक रूप से बढ़ता नहीं, वगैरह वगैरह, अलग सेशन होती। वो सारी चीजें करने के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने देखा उसका बीपी 120/80। आज भी कोई भी समस्या लगता है तुरंत दौड़ के आ जाते हैं। इसी बीच में 15-20 दिन पहले अचानक रात में सोया था, कुछ काटने जैसा लगा, देखा घबराया, तो लगा सांप तो नहीं काट दिया। सुबह दौड़ के आ गया मेरे पास, तो श्रीनिवास ऐसा, वो देखा ऐसा मार्क्स कुछ नहीं था, चिंता मत करो। तो एंग्जाइटी आज भी है, लेकिन उस लेवल पे उस बीमारी के प्रति नहीं। आज बीपी नॉर्मल है, दवाई, आज योग करता है, दौड़ता है मेरे साथ, हम लोगों के साथ, मतलब हम लोग बच्चों के साथ करते हो, अकेले करते हैं, अपने परिवार के साथ जो भी करते हैं, लेकिन दौड़ना, कूदना, एक्सरसाइज, दंड बैठ, सारी चीजें करने लग गए। आज बीपी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता उनका। तो एक व्यक्ति था हमारी भिलाई थी इनके, एक बार आए थे हमारे लिए, क्या बोलते हैं, आरोग्य केंद्र में आके ऐसे कांप रहा था कि बीपी के कारण परेशान था। तुम्हारे डॉक्टर, मेरे पास जो सर्विस कर रहे थे डॉक्टर राठौर जी ने, बीपी चेक किया, सारी चीजें देख के फिर उसके बाद दवाई लिखे, बाद में बाहर आए। तो मेरी आदत तो है साइकोलॉजी पर देखना। उस दिन चले गए, फिर दूसरा दिन आया, बाकी मेरे साथ को काफी देर बैठे, बस मेरे को बहुत सारे परेशानी। तो उनका मित्र ने मेरे को फोन करके उस समय बताया, भाई तो बहुत डर रहा है, आप ही कुछ करो इनको लिए। तो मैंने बोला कल से योग क्लास में आइए। योग क्लास में आना शुरू किया, और इसके बाद उनका काउंसलिंग में सेंटर में बैठकर मैं करता था उस समय, अभी 10 साल पहले की बात है।
तो वो व्यक्ति के साथ हुआ क्या है मैं बता दे रहा हूं। जब उन्होंने डॉक्टर के पास गया, घबराहट बेचैनी हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका बीपी देखा, डॉक्टर ने एक ही बात कहा, वैसे भी डॉक्टर्स आजकल रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन बोले तुम जिंदा कैसा है यार इतने बीपी में। वो जो बीज बो दिया गया मन में, तो जिंदा कैसी है इतने बीपी में, उसका पूरा जीवन को ही बदल दिया। उसके अंदर एंजाइटी को बढ़ा दिया, किसी भी समय मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरा मृत्यु हो सकता है, मैं मर सकता हूं, कुछ जिंदा कैसा था मैंने उस समय, ये भय। जब उनको मैंने काउंसलिंग करते 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 मोटिवेट करते करते स्थिति से लेकर आया, मैंने कहा उनसे, पहली बात यही कहा, आपके 4 से 5 दिन के अंदर बीपी नॉर्मल करने की जिम्मेदारी मेरी है, आप निश्चिंत होकर मेरे पास आ जाना। रिस्क लेना पड़ता है कई बार। उस व्यक्ति ने हिम्मत के साथ मेरे पास आया, क्लास में आया, क्लास में भी अटेंड करता था और उनको बाद में बैठा आधा घंटा समझाता था। समझाते समझाते धीरे धीरे चौथा दिन नहीं, तीसरा दिन ही बीपी 80 था। यहीं पर टीचर का काम करते, आज भी जॉब करते हैं, औषधियों से मुक्त है। तो बीपी में हमने ये देखा है, एसेंशियल हाइपरटेंशन ऐसा होता है, ऐसे कंडीशन होती है कि व्यक्ति भयभीत होकर और बीपी बढ़ा लेता है। बीपी बढ़ता कैसा है? जब हमारे शरीर के अंदर एंग्जाइटी बढ़ा हुआ है, घबराहट है, बेचैनी है, उन परिस्थितियों में हमारे ब्रेन से जो एड्रिनल ग्लैंड पर जो ग्लैंड के जो संदेश भेजा जाता है, वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए एड्रिनलिन स्राव जो है हमारे रक्त में मिश्रित हो जाती है, उसके साथ दिल का धड़कन भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है, हमारे शारीरिक रचना में परिवर्तन आने लगती है, क्रियाओं में, शारीरिक क्रियाओं में काफी परिवर्तन आने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यदि मान के चले हम किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वहां पर अचानक एक भयानक नाग या सांप हमारे सामने आ गया, तो वहां अजूबा से जाने के लिए रास्ता नहीं है, बस शंकरा गली था, गली है, तो हम क्या करेंगे? घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उससे हमारे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो भागने की या तो फिर इसका मारने की। साहस है तो मार सकता है, तो भगा सकता है उसको, या फिर कमजोर हो तो, या फिर डर लगता है तो भाग सकता है। इन दोनों भी चीजों के लिए हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता हुई, जरूरत पड़े बढ़ाने की डिफेंस मैकेनिज्म ही है ब्लड प्रेशर। यहां पर एड्रिनलिन स्राव जो ब्लड में मिश्रित होने की प्रक्रिया जो है, वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वैसे ही सांप के जगह व्यक्ति किसी सांप को सपना देख रहा है, सांप के बारे में बार बार सोच रहा है, दिन रात किसी विषय वस्तु से भयभीत हो रहा है, तो दिन भर वो बीपी बढ़ा रहेगा कि कम होगा? मैं मरने वाला हूं, उसको लग रहा है, मरने वाला नहीं है, उसका अंदर में भ्रम बढ़ गया, भ्रम स्थापित हो गया कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मुझे किसी समय हार्ट अटैक हो सकता है, घबराहट बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। किसी भी समय आपको बीपी नापोगे तो बीपी ज्यादा ही दिखेगा, क्योंकि मन में बैठा हुआ मेरे अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं। ब्लड प्रेशर ऐसे निर्धारित नहीं की जाती है। आज अगर शाम को मैंने किसी को ब्लड प्रेशर देखा, किसी डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर देखा, किसी मोटिवेटर ने ब्लड प्रेशर देखा, कोई वैद्याचार्य ने वैद्यराज ने ब्लड प्रेशर देखा, तो आज देखा, आज 5 बजे देखा, समझ लीजिए आज 5 बजे अगर थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ, उस व्यक्ति का दूसरा दिन भी 5 बजे बुलाया जाएगा, उसी समय पर, उसी मशीन पर देखा जाएगा, उसी समय पर देखा जाएगा, और तीसरा दिन भी देखा जाएगा। 3 दिन देखने के बाद एवरेज निकाल, तीनों दिनों में कब कब उतार चढ़ाव दिख रहा है, उसको एवरेज देखा जाता है। अगर मान के चलिए आज बढ़ा हुआ, कल नॉर्मल है, परसों नॉर्मल, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तीनों दिन बढ़ा हुआ है, वो एसेंशियल भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, तब जांच की जरूरत पड़ती है। आगे कुछ मेडिसिन देते हैं और उसके बाद दवाइयों के साथ साथ कुछ जांच कराया जाता है। कई बार हमारे साथ भी होती है, हमारे परिचित के व्यक्ति भी होते हैं, पराये भी होते हैं, अपरिचित भी होते हैं, सुपरिचित भी होते हैं। जब आते हैं तो जब ब्लड प्रेशर दिखता है ना, मैं कभी टेस्ट का नहीं पता, मैं बोला एक बार ईसीजी करवा लेना, ट्राइग्लिसराइड्स चेक करवा लेना, आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना। इन 3 चीजों का मैं हमेशा मैं बताता हूं, मैं लिख के भी नहीं देता, बोलता भाई वो कमीशन का काम मेरे को नहीं करना, लिखा तो कमीशन मिलेगी, भाई तुम जहां तुम पसंद करते हो, जहां रेप्यूटेड लैब अच्छा लैब वहां करवा लो, तू जहां पसंद हो वहां जाओ, मेरे नाम भी बताने की जरूरत नहीं, तीनों करवा लेना। ठीक है, आज कमीशन खोरी चलती है ना, 100 रुपये का मैं टेस्ट लेकर तो 40-50 रुपये मेरे को कमीशन आ जाएगी। इसका भी लोग टेस्ट लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिना मतलब का टेस्ट लिखते हैं, हमारी को काम करना नहीं है हमने। तो
यहां पर होता है कि जब वो जांच करने के बाद अगर इन चीजों में कोई कमी दिख रहा है, कोई दिक्कतें आ रही है, इसे पकड़ने में नहीं आ रहा, तो हाइपर टेंशन में पहले जांच करना जरूरी होता है। हर विषय में मैं जांच करें मैं नहीं बोलता, यहां पर जांच कर, कहीं किडनी के कारण तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ यूरिन टेस्ट वगैरह करवा लिया, कुछ देख के समझ में आ गया, तो कुछ जरूरी टेस्ट जो टेस्ट करवा के हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि एसेंशियल है या फिर सेकेंडरी है। ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आता, दवाई खाएंगे बताने के बाद भी जांच नहीं करवाएंगे। कई लोग मैंने आज जानता हूं, कुछ कई मत बहुत ज्यादा संख्या, कुछ गिने चुने लोग हैं वे कि अगर आज तक ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट नहीं करवाया, आज ही आप उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का जांच नहीं करवाया, ईसीजी पता ईसीजी तक नहीं करवाया, दवाई खाते जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन हमें कंफर्म करना होगा ये एसेंशियल है या फिर सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी है तो उस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अंधविश्वास अंधे बनकर अंधाधुंध इलाज नहीं कर सकते। उसके लिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो मूल कारण है, यदि उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घातक कोलेस्ट्रॉल होती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो हमारे मित्र कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। एलडीएल बढ़ा हुआ तो एलडीएल को कम करने के लिए कोशिश करना है। ईसीजी में कोई परिवर्तन है, ईसीजी में परिवर्तन क्यों आया है, टीएमटी टेस्ट करवाना है क्या, इस सारी चीज जरूरत पड़ती है। यहां पर टेस्ट अनावश्यक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, कंफर्म करना पड़ेगा। हम एसेंशियल हाइपरटेंशन समझ के जा रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद पता चला किडनी डैमेज हो चुका है। एसेंशियल हाइपरटेंशन चल के समझ के चल रहे हैं, पता चला हार्ट का कोई प्रॉब्लम निकल चुका है। तो हम उस समय देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है हार्ट अटैक समझकर जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उस समय पता चलता है कि उसका हार्ट का कोई प्रॉब्लम, गैस बढ़ने के कारण सारे सिम्टम रेज जो है, गैस के दवाई दिए ठीक हो जाती है। एक व्यक्ति, मेरे बहुत ज्यादा परिचित व्यक्ति, मैं बचपन से जानता था उस व्यक्ति को, जब उस समय जॉब में था, उस समय उसी दिन मेरा ज्वाइनिंग था, तो खबर पता चला तो फिर नहीं फेमस भाई आप चले जाना, मैं देखता। तो उनके साथ हॉस्पिटल गए, उन्होंने किसी और को लेकर गए थे अपने बच्चों के साथ सबके मिलकर, वहां डॉक्टर को क्या किया, गैस प्रॉब्लम समझकर देती है, वो भी कहीं और नहीं, एक रेलवे हॉस्पिटल में चूक हुआ, कभी कभी हो जाता है, गैस्ट्रिक समझ के दिए, गैस के लिए दवाई दिए, घर आया व्यक्ति, बस नाश्ता किया, बिस्तर पर गिर पड़ा, डेथ। सही में हार्ट अटैक था, पता ही नहीं था, एक सिम्टम दिखा था पहले, समझ नहीं पाए। कई बार चिकित्सकों से भी भूल हो जाती है, वो भी एक इंसान है, हम उनका दोष नहीं देते, उसका मतलब हम उसको नैरारोपण नहीं करते, दोषारोपण नहीं करते उन पर, लेकिन होता है कभी कभी चूक इंसान से हो सकता है। तो वो व्यक्ति जिंदगी भर लिए, मैं अंकल अंकल पर बहुत घूमते थे, तो उनका डेथ हो गया। तो वो सेकेंडरी था, वो हार्ट अटैक था। तो ऐसी भूल, ऐसी चूक हमसे ना हो, भविष्य में आने वाले समय पहले से ही हम उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए पहले सेकेंडरी हाइपरटेंशन हैया ने कंफर्म करने के 2-3 चीजें होती हैं, उसको जांच करवा लिए, समझ में आ गया, उसके बाद एसेंशियल हाइपरटेंशन पर आते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं है, कंफर्मेशन है, ईसीजी नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, दौड़ने से श्वास नहीं फूलती, हेल्थी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस समय गौर करना पड़ेगा, तनाव तो नहीं है इस व्यक्ति में किसी कारण से, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर जेनेटिक तो नहीं है। दोनों चीजों को हमको देखना पड़ेगा, तब वहां पर हम चिकित्सा कर सकते हैं। जब एसेंशियल हाइपरटेंशन समझ में आ गया, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होने का कारण क्या है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, घर में नॉर्मल रहेगा, घर में चेक करोगे ना, अपने घर में मेजर, अपना स्पिग्मोमोनोमीटर में चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में देख लेते तो नॉर्मल दिखती है, जो डॉक्टर के पास जाने से बीपी बढ़ा हुआ दिखती है। ऐसा क्यों? इसे वो कहते हैं एंजाइटी, व्हाइट कॉलर एंजाइटी, डॉक्टर चैम्बर्स एंजाइटी, डॉक्टर को देखते ही बीपी बढ़ना, डॉक्टर के पास में जाते ही बीपी बढ़ना। एक व्यक्ति नॉर्मल जाके बैठा है, धीरे धीरे पप निकाले, वो लपेटना शुरू किए बाजू में, इनका बीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, और लपेटे, उसके बाद बीपी चेक किया, पता चला 170 है। दवाई तो लिख दिए, घर आ गया तो सब नॉर्मल है। उस व्यक्ति कुछ समय देखेगा तो नॉर्मल रहेगा। ऐसे कई पेशेंट मिलते हैं। कई लोग निद्रावस्था में चेक करके देखते हैं, नींद में चेक करते तो पता चल जाता है उसको नॉर्मल है सब कुछ। लेकिन जब ये जागृत है, विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, दिमाग
खपा रहा है तब उनका बीपी बढ़ रहा है, तो एसेंशियल हाइपरटेंशन है। मन में बीपी का भय बैठा हुआ है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन उन व्यक्तियों में भी बढ़ता है जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण कुछ विकृतियां देखा हो, कुछ घातक परिणामों को अपने जिंदगी में देखा हो। हाइपरटेंशन के पैरालिसिस होता हुआ देखा है, हाइपरटेंशन के कारण हार्ट अटैक होते हुए देखा है, हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज होते हुए देखा है, हाइपरटेंशन के कारण व्यक्ति मृत्यु को गले लगाते हुए देखा है। तो ऐसे अनुभव जिस व्यक्ति को है, अपने घर परिवार में, मित्र जनों में, समाज में कहीं देखा हुआ है, उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, उसका ब्रेन में, उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार बैठ जाती है बीपी बहुत घातक है। लेकिन बीपी जितना सोचते उतना घातक नहीं है, हम घातक बना लेते हैं। हम अपने विचारों से, अपने असंतुलन से, मानसिक असंतुलन से, गलत विचारधारा के कारण, गलत अनुभवों के कारण। मेरे घर में भी मेरे दादाजी हार्ट अटैक से ही डेथ हुए, मेरे को पता ही नहीं। मेरे पिताजी भी छोटे थे, ऑफिस में गए, बस पेपर में लिखते 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 ऐसे बस बाजू टेबल पे बैठा व्यक्ति को पता नहीं चलता चल बसा है, बस बैठे, बस लिखते 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 पेन गिर गया, बस गिर गया, बस मैंने चेयर में ही ऐसे सर लटक गया। तब घर में खबर आया, इतना सीवियर अटैक। हमें लगता है बहुत बेहतरीन सुखद मृत्यु है, सही बात है, सुखद मृत्यु है, दर्द ज्यादा देर जेल रखे, लेकिन वो अटैक बहुत ही घातक अटैक हुआ। तभी वैसा इतना समय नहीं दिया, वो अलग विषय। मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुई, मेरे पिताजी को हाई ब्लड प्रेशर था, मेरे प्रेशर लास्ट में थोड़ा सा डायबिटीज दिखा, मेरी माँ को भी डायबिटीज थोड़ा सा दिखा, लेकिन वो तो आहार विहार से उनको पूरा संतुलन में रखे। आज इस उम्र में मुझे ना तो डायबिटीज है ना तो बीपी है, क्योंकि मैंने अब तक उन पर काम कर रहा हूं, मेरे अपने आप पर। मैं दवाई नहीं खा रहा हूं, मैं अपना व्यायाम करता हूं, अपने शरीर को सक्रिय रखता हूं। सबसे बड़ी भूमिका हमारी सक्रिय भूमिका में रहना। आप जितना सक्रिय रहोगे तो आपका कैलोरी भी खर्च होगी, जितना निष्क्रिय रहोगे उतना कैलोरी बर्न नहीं हो पाएगा, कैलोरी बर्न नहीं तो फैट में कन्वर्ट होगा। मैं सक्रिय थे, मैं मोटा नहीं होता ज्यादा, क्योंकि मैं सक्रिय रहता हूं। सक्रिय रहूंगा तो मेरा मोटापा नहीं बढ़ेगा, मेरा जो शरीर में जो जा रही है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, मेरा भोजन फैट में कन्वर्ट होने की चांस ही नहीं दूंगा। अभी फिलहाल मेरे हाथ पे सही सलामत चल रहा है, तो मैं कोशिश क्यों करूं। जब मेरे फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मेरे कोलेस्ट्रॉल कहां बढ़ेगा, मेरे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, मेरे हार्ट पर दबाव कहां पड़ेगा, हार्ट पर दबाव नहीं पड़ा और रक्त धमनियों में ब्लॉकेजेस। मैं दिन रात नॉनवेज नहीं खाता, मैं दिन रात डालडा नहीं खाता, खाता तो सब कुछ खाता। अब रोटी भी खाऊंगा, 7-8 रोटी खाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पच जाता है। मेरे सारे बहन लोग जानते हैं, मैं भोजन करने तो 8 ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पच भी जाता है। क्यों पच जाता है, मैं मेहनत करता हूं, कूदता हूं, दौड़ता हूं, सारी चीजें करता हूं, तो मेरे शरीर में जो भोजन वो भी मेरे लिए कम ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं 2 रोटी 3 रोटी खाकर भी रोज मोटा हो जाते हैं। लोग 3 रोटी खाते हैं लेकिन मोटे मोटे हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी आ जाता है। यहाँ 7-8 रोटी खाने वाले कूदता है, क्यों। मैं हर किसी को नहीं, भोजन हमारे शरीर होती है। आप कितने कैलोरी बर्न कर सकते हैं, हमें आहार करना चाहिए। हमारे भोजन ऐसे होना, हम जितना खर्च कर सकते हैं उतना ही यहां कमाना है। और दूसरा, आर्थिक विषय में जितना कमाते हैं उतना खर्च कर, उस हिसाब से खर्च करना चाहिए। इसको विपरीत होती है, कितना खर्च कर सकते हैं उतना ही हमें कमाना है। लेकिन यहां भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करता है व्यक्ति, जितना खाता है उसमें सोच समझकर खर्च करता है। 4 रोटी खाता है, 1 रोटी खर्च करता है, 3 रोटी फैट में बदलता है। 2 रोटी खाता है, 1 रोटी का खर्च करता है, 1 रोटी का फैट में बदल लेता है। मोटापा कम करना है तो क्या करना है, बीपी के लिए बहुत बड़ा घातक बीमारी मोटापा है, कारण है। मोटापा कम करना है तो क्या करना है, मैं 4 रोटी पचा सकता हूं, 4 रोटी का खर्च कर सकता हूं, तो मैं 3 रोटी खाना चाहिए। 1 रोटी जो बचाया हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके मोटापा कम होगा। लेकिन मैं 4 रोटी की क्षमता में 5 रोटी खाऊं तो 1 रोटी फिर फैट में कन्वर्ट होगा, कभी कम नहीं होने वाला। हम भोजन में कैलोरी को देखना है, भोजन की मात्रा को नहीं, कैलोरी को देखना है। सलाद ज्यादा खाओगे तो कैलोरी नहीं बढ़ेगा, भाई चावल इतना खा लोगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी। सूखा रोटी मैंने फुल्का खाओगे तो कैलोरी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पराठे खाओगे तो ज्यादा बढ़ेगी। आलू पराठा खाते और ज्यादा बढ़े, कभी कभी स्वाद के लिए खा लेते, मैं भी खाता हूं, हफ्ते में 10 में लगता है एक दिन बनवाते हैं, लेकिन रोज पराठा नहीं खाते।
तो ऐसा हमारे संतुलित भोजन के द्वारा बीपी को मैनेज किया जा सकता है। नमक को कंट्रोल में करना है, नमक हम सेंधा नमक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, साधारण नमक को कम करें, और जितना महंगी नमकों के पीछे ना जाए। तो हमें नमक साल्ट इंटेक कम करने से बीपी भी कंट्रोल होती है, और साल्ट बहुत ज्यादा होने से शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हुए शरीर के जल को कम कर देता है। जल को सोखती है नमक, पानी जितना सोखते रहती है हमारे पोषक तत्वों को भी सोख लेता है। ये सारी चीजें सोखने के कारण शरीर में असंतुलन होती है। नमक ज्यादा खाते हैं उनके घर में बहुत सारी समस्याएं रहती है। टेबल साल्ट ऊपर से, ये चीजें कम करना है। तो ये सारे चीजें हम सोचते हैं कि फिजिकल मैनेजमेंट है, नो, ये सारे जो है माइंड मैनेजमेंट है। नमक कम खाना है, आपका माइंड से मैनेज करना है, इसीलिए नमक कम होने से खा नहीं पाते। मेरे पिताजी को जब पैरालिसिस हो, उस जमाने से हमारे यहां नमक कम खाने की आदत बन गई हमारे घर में। मेरी पत्नी में हमेशा कम नमक ही खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम नमक ज्यादा खा रहे हैं, फिर भी मैं टोकते रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे जिंदगी काटना नहीं, जिंदगी जीना है। भले मैं 100 साल जीना ये जरूरी नहीं समझता, भले मैं 55 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, अलग विषय, लेकिन जितना समय मैंने जिंदगी जिया हूं वो जिंदगी को जीना है, जिंदगी को काटना नहीं। और सबसे बड़ी बात आज हो रहा है, देखिए ब्लड प्रेशर की बात में आता हूं मैं। ब्लड प्रेशर में होता क्या है, व्यक्ति को पहली बार जब बीपी देखा जाता है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है। आज मेरे को बताइए कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं लगातार 3 दिन आपको समय देके बुलाते हैं। अगर कोई बुलाएगा ना, व्यक्ति समझेगा पागल है, क्या दिमाग खराब, रोज बुला के 3 दिन बुला दे रहा, रोज कहां जाऊंगा, मेरे पास समय कहां है। ऐसा कोई डॉक्टर बुला रहे हैं ना, वो सही काम कर रहे हैं आपके साथ। 3 दिन लगातार बुलाएंगे, तीनों दिन नापेंगे, पहले दिन दवाई नहीं दे देंगे। एक समय 160 100 नॉर्मल माना जाता था, आज 120/80 माना जाता है, और 115/75 भी आने लगा है। मैंने कुछ डॉक्टर से सुना भी, अगर 115 तो ज्यादा श्रेष्ठ है, कल 110 कर दिया जाएगा। जितना आपके जो मेजरमेंट कम करते जाएंगे उतने लोग बीपी का पेशेंट कहलाएंगे। सही में बीपी पेशेंट है या नहीं, वो बात आप समझ सकते हैं। तो हर बीपी थोड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति बीपी का रोगी नहीं होता, उसके शारीरिक तत्व के आधार पर भी होता है, लेकिन हमें उसको सावधानी के साथ पहले उसके लिए जांच करके कंफर्म करना पड़ेगा सही शारीरिक व्यवस्था ही ऐसा है या फिर सही में इसका बीपी बढ़ा हुआ है। ये सेकेंडरी एसेंशियल हाइपरटेंशन के जांच से समझ में आएगी। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात हम ज्यादा करेंगे। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर है, एसेंशियल हाइपरटेंशन के जहां डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। ये कैसा करना है और हम काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने कहा है आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, दवाई कभी नहीं छोड़ना। ये डॉक्टर को, क्योंकि मेडिकल साइंस यही बता रही है ना, बीपी बढ़ा हो तो दवाई कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। सही बात, उन्होंने वो केसेस देखे हैं लापरवाही के साथ पैरालिसिस हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये सब बहुत सारे केसेस देखे। लेकिन हम काम वहां हैं, काम क्या है, बीपी बढ़ने की दवाइयां विषय है, लेकिन बीपी को पहले रोकना, अगर बढ़ा हुआ बीपी को हम अपने आप उसको नियंत्रण में रखना, उसके बाद दवाइयों का जरूरत पड़े तो लेना। अब ये सारी चीजें करेंगे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकांश एसेंशियल हाइपरटेंशन पेशेंट्स को हम लोगों ने साबित भी किए हैं इस विषय पर। तो इस विषय पे देखते हुए तो हमें उसके पहले ये, वो डॉक्टर कहते हैं कि आपका बीपी बढ़ा, वो मन में बैठती है। और अधिकांश लोग आजकल क्या करते हैं, बीपी के लिए, कोई भी बीमारी के लिए गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, उसमें सारे सिम्टम्स बताएंगे, उस सिम्टम्स को अपने अंदर अंदर देखने की आदत बनती है। मैं यहां तक जानता हूं लोगों के एंजाइटिक पेशेंट्स में अपना धड़कन अपने सुनने को देख कोशिश करते हैं, खुद मार्केट से जाकर स्टेथोस्कोप खरीद के लेके आ जाते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं, धड़कन सुनते रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, अपने हाथ से अपना पल्स देखना शुरू करते, देखते देखते गिनते, ऐसा ही घबराहट है, बेचैनी है, डरा हुआ है, पल्स रेट तो बढ़ेगा ही, मेरा तो 80-85 हो गया, मेरे 90 हो गया, अरे बाप रे मेरा 95 चल रहा है पल्स रेट, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मन में निर्धारित कर लेते मेरे कोई प्रॉब्लम हो चुका है।
जब मन असंतुलन है, मन में असंतुलन चल रहा है, घबराहट चल रही, बेचैनी चल रही, बीपी तो बढ़ा ही रहेगा। कब उस समय किसी भी डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएंगे तो बीपी बढ़ा हुआ ही दिखेगा। मशीन हाई बीपी ही बताएगा, डॉक्टर भी हाई बीपी ही डायग्नोस करेगा, उसी आधार पर ही डॉक्टर दवाई देगा। फिर घर पहुंच गया, अपने निर्धारित कले में गया। लेकिन आपको यह पता नहीं वहां से घर आने के बाद आपका बीपी नॉर्मल हो चुका है, कंट्रोल में आ चुका है, पता नहीं। लेकिन दिमाग में वो बात चल ही रहा है जो आपको बीपी का कंट्रोल होने नहीं देने वाली है। बीपी का मतलब मृत्यु का पर्याय समझना, बीमारियों का पर्याय समझना, पैरालिसिस का पर्याय समझने से हमारे अंदर घबराहट होती, बेचैनी होती। किसी भी विषय को हम बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं तो हमारे अंदर भय बढ़ जाता है, भय बढ़ते एंग्जाइटी बढ़ेगी अब, और उसमें मृत्यु का भय बढ़ जाता है। व्यक्ति भयभीत होकर बीपी का और ज्यादा बीपी बढ़ाते हुए बीपी का शिकार होते रहता है, जिंदगी भर दवाई खाने के मजबूर हो जाता है। सिंपल सी बात। क्या ये अनुभव मैंने नहीं किया, मैं इसलिए मैं इस आधार पर मैं कह रहा हूं, जो भी जिंदगी में अनुभव किया, सारे अनुभव करने के बाद ऐसे चीजों को मैं आया एक्शन हुआ था। वो बहुत बड़ा विषय हो जाए, इसे वो विषय मैंने गहराई से मैं नहीं जा, कंडीशन है मेरे से मृत्यु मैं एकदम गले में लगाते हुए मैंने अनुभव किया उस समय। उस अनुभव से बाहर निकलने के बाद, उस ठीक से बचने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं था। कुछ समय बाद आने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे अंदर अचानक घबराहट लगी, थोड़ी सी घबराहट पड़ी। मैं समझ नहीं पाया, बेबी भी मेडिकल में तो उस समय एलोपैथी में था मैंने, तो मेरे को लगा बीप क्या ऐसा घबराहट क्यों आ रही है, क्या 140 था, 90 था, हाँ बीपी बढ़ गया। उस समय मेरे भी दिमाग में भी था, एलोपैथी में था ना, मेरी बीपी, हाँ बीपी बढ़ा हुआ है। 2 दिन बाद देखा, 3 दिन बाद फिर देखा अपने घर में 145 150 तक आया, नीचे 95 आया। कंफर्म हो गया मेरे अंदर बीपी बढ़ रहा है। सौभाग्यवश उसी समय एक हिप्नोटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट का एक लेख पढ़ा मैंने एक मैगजीन में। ये सौभाग्य रहा मेरी, उसी दिन शाम को एक लेख पढ़ा। इस चीज पढ़ने के बाद, वो मात्र ये लेख पढ़ने के बाद ही मेरे को समझ में आया। मैंने तुरंत सेल्फ हिप्नोसिस सीखा, किसी अन्य के माध्यम से सीखकर उस सेल्फ हिप्नोसिस को अप्लाई किया। मात्र 7 दिन के अंदर मेरे ब्लड प्रेशर 120/80 आज भी वही है। ये मैंने अनुभव किया अपने अंदर, मैं अपना महसूस किया। मानसिक संतुलन कैसा करने समझ में आया, उसका प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग अपने आप को, प्रशिक्षण, सेल्फ ट्रेनिंग दिया अपने आप को। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मृत्यु भी मेरे सामने है तो मैं डरना नहीं, मुझे डर को बढ़ाना है। मैंने अपने आप पर वो काम किया, डर से दूर रहने का, बीमारियों का नाम से डर नहीं, बीमारियों के नाम से आक्रमण करने का। मैंने उस प्रकार उस माइंड सेट को चेंज किया। मैंने जो माइंडसेट चेंज किया, ये बीत कर 30 वर्ष करीब करीब होने जा रहा है। अभी आज भी मेरा कोई बीपी नहीं है। सिंपल सी बात। जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी, मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ब्लड प्रेशर खून की जांच की 450 एक्सीडेंट में डाइट मुझे बता दो, फिर भी नहीं गया मैंने चला था, बहुत बड़े डॉक्टर है, उनको मैंने फोन लगा कि इनका रिक्वेस्ट करके, स्टाफ से रिक्वेस्ट करके उनका समय, मैं प्रेजेंट बेड में हूं, मुझे उनके सहायता की जरूरत है, उनसे बात करना है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो मैनेजमेंट में तुरंत उनसे संपर्क करवाई, जिन वो मेरा अपना गुरु मानता हूं। मैंने एक बताया ना, सेक्सोलॉजी के लिए एक बुक पढ़ा, उनके माध्यम से वही डॉक्टर थे, जिंदगी में पहली बार उनसे बात किया। मैंने बताया सर ऐसी सी बात है, मुझे समझ में नहीं, मैं आपका लवर हूं। तो बोले ठीक है, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, आप कोई दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है, तो बीपी और शुगर हाई ही नहीं, ये एक्सीडेंट के समय होता है। फ्रस्ट्रेशन डायबिटीज जो होती है, वो डायबिटीज बढ़ते अपने कंट्रोल में, सोचने की जरूरत नहीं। वहां से आया, नॉर्मल चीजें थी, बोले हर चीज आप खा सकते हो, हर चीज खाते रहा। उसके बाद भी शुगर नॉर्मल, आज तक मेरे शुगर नॉर्मली रहती है, खाने के बाद 130 135 120 125 रहती, खाली पेट तो 80 90 रहती है मेरी, 100 भी नहीं रहता। 70 जहां रहना तो अलग अलग पैरामीटर, 70 जहां रहना 50 55 दिखाती है, 60 दिखाता है। जहां 120 होना चाहिए मेरे, वहां पर 110 दिखाती है।
100 दिखाती है, नॉर्मल रहती है। माइंड जो है, माइंड पर जो काम की अन्यों पर नहीं अपने ऊपर करके मैंने देखा, मैं अपने अंदर उतार कर देखा, इस अनुभव के साथ मैंने बताया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे चीजों को हम अपने मनोबल से भी जीत सकते हैं। लेकिन वो मेरे पास बीमारी था ही नहीं, जीतने वाला सवाल ही नहीं उठता था। एक सिम्टम था, एक समय का एक्सीडेंट के कारण वगैरह वगैरह कंडीशंस के कारण। वो कंडीशनल डायबिटीज होती है, कंडीशनल जो अपना हाइपरटेंशन होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए अपने मनोस्थिति को बदलना होता है। तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है एसेंशियल हाइपरटेंशन में, जो उनको भय को मिटाया, उनको डर को मिटाया, उनको संतुलित किया, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। आज भी चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है हमें अपने मन को संतुलित रखना है। हाइपरटेंशन में अगर तो पहले रिलैक्सेशन का अभ्यास करना है। जो भी दवाई दे, ठीक है, उस समय बड़ा हुआ डॉक्टर ने दवाई देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उस समय बड़ा हुआ तो उसको आपको बचाना है, दवाई खा रहे, लेकिन रिलैक्सेशन नियमित, माइंड सेट, इसके लिए बहुत सारे चेंज, इसमें प्रशिक्षण आता है, बहुत सारी चीज हमको करना पड़ता है। इसमें प्रशिक्षण अलग व्यक्ति को एक जैसा होता है। लोग कहते हैं इसे कैसा करना है मेरे को बता दीजिए, हम लोगों को हेल्प करेंगे। कई लोग बोलते ऐसे संभव नहीं होता। एक बात हम कह सकते हैं, रिलैक्सेशन का अभ्यास करो, एक सर्वसाधारण है, चाहे योग निद्रा करो, दिन में अगर 3 बार योगाभ्यास का मतलब शवासन करते हैं 20-20 मिनट से, हफ्ता से 15 दिन में बीपी नॉर्मल होती है। लेकिन यहां पर होता है संतुलन में रहने के लिए कि मन में किस तरह का भय है, किस तरह का व्यवस्था चल रहा है। क्या कुंठित मानसिकता है, ईर्ष्या की मानसिकता है, वो ईर्ष्या कर रहा है किसी से द्वेष कर रहा है, किसी से घृणा कर रहा है, किसी से भयभीत है। इनके मानसिक स्थिति को समझना होगा। उस मानसिक स्थिति को समझने के लिए उसके परिवार के साथ बैठना होगा, उस व्यक्ति के साथ भी बैठना होगा, उस व्यक्ति के मनोदशा को समझने के बाद उसके लिए किस तरह का प्रशिक्षण देना होगा, उसको कौन सा विचार है, उन विचारों को बाहर कैसा निकले, वो प्रशिक्षण देने के बाद वो व्यक्ति उसमें से आराम से निकल जाता है। एक सर्वसाधारण विषय में बता रहा हूं, ब्लड प्रेशर तो पहले घबराना डरना नहीं, बेचैन जाना है, पहले कंफर्मेशन करने हैं, सेकेंडरी है, एसेंशियल है, सेकेंडरी नहीं है तो एसेंशियल है, तो निश्चिंत रहना और अपने मन को ठीक करने के लिए, अपने माइंडसेट को बदलने के लिए, संतुलन में रहने के लिए, खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, बेहतरीन रहने के लिए कोशिश करने से हाइपरटेंशन पूरी तरह कंट्रोल में आती है, दवाई भी छूट जाती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए दवाई की जरूरत ही नहीं है, बहुत तरह आपके रिलैक्सेशन की जरूरत है, आपके माइंड सेट की चेंज करने की जरूरत है। ये बीपी जो है मेरी किस कारण से, उस समझ की जरूरत है, उस समझने के बाद तो आसानी से उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। वैसा करने से एसेंशियल हाइपरटेंशन से बहुत आसानी से हम बाहर निकल पाएंगे, उससे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन इतने आसानी से ठीक करने वाली इस बीमारी के कारण, इस बीमारी के लिए भी जिंदगी भर दवाइयां खाने की दुर्दशा निर्मित हो रही है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जो व्यक्ति योग से परहेज करता है, एक व्यक्ति मान के चले आ रहे हैं कि बहुत शांत रहता है, चुपचाप रहता है, एकदम बहुत संतुलित रहता है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, हमें लगता है बहुत शांत प्रिय है, बहुत हेल्थी व्यक्ति है, बहुत अच्छा भी, लेकिन उसका अंदर अग्नि पर्वत चल रहा है, किसको पता है। वो किस घृणा से पीड़ित हो रहा है, किस कुंठित प्रभाव भाव से पीड़ित हो रहा है, किसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, किन विषयों पर फ्रस्ट्रेशन है। क्या वो जो जहां जॉब कर रहा है वो जॉब से सैटिस्फाइड है? जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं रहने से भी ऐसी मानसिक असंतुलन होती है। परिवार में जहां रहते हैं उस परिवार के वातावरण का असंतुलन भी हमारी बीमारियों का कारण है, वो हाइपरटेंशन का भी कारण है, वात रोगों का भी कारण है, कई प्रकार की बीमारियों का कारण है। हमारे घरेलू वातावरण, जिस ऑफिस में वहां का वातावरण, जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस कर्म हम कर रहे हैं वो इच्छा से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, ये पूजा समझ के कर रहे हैं, पनिशमेंट करके समझ रहे हैं, उन व्यक्तियों में भी शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। काम तो कर रहा है, मजबूरी से कर रहा है, इच्छा से नहीं कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है लेकिन मन से नहीं कर पा रहा। आज बच्चों में भी हाइपरटेंशन दिख रहा है, क्यों? थोपा जा रहा, थोपने से भी बच्चे विचलित हो जाते हैं, मानसिक असंतुलन होता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, उल्टा सीधा जवाब देने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, इन चीजों को हमको समझना होगा। क्योंकि को ये बहुत इतनी गहरी विषय और इतने सरल विषय भी है, लोग इसी को नहीं समझ पाते। हर बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन कारण है। इस माइंड सेट को बदलना है, इस मानसिक असंतुलन को समझना है। इस समझने के लिए प्रयास नहीं करते, उसको बीमारी का रूप धारण कर लेते। तो सिंपल में कहते हो उसका आदत ऐसा ही है। पति पत्नी के लिए कहता है
वो ऐसे, वो माइंड सेट वाइज वो कितने भी बोलो नहीं बदलेंगे, रहने दो यार, वो ऐसे ही रहेगी। मैं तो बोल बोल के थक गए, छोड़ दिया। पत्नी भी बोलती, बोल बोल के थक गई, छोड़ दियो। सही बात, थक जाते छोड़ देते। वही व्यक्ति हमसे कहता है मुझे सुनने वाला कोई नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं, सब सुनाने वाले, सब समझाने वाले हैं, लेकिन मुझे समझने वाला कोई नहीं। इसका मतलब बहुत डीप डिप्रेशन में है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति उस प्यार का भूखा है, वो व्यक्ति के लिए ढूंढ रहा है, वो कोई बच्चे के रूप में हो, पति के रूप में हो, अपने भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, मित्र के रूप में हो। तो वो ढूंढ रहा है कि मेरी बात तो सुने, मुझे समझे, समझने के बाद मेरी गलती मेरे को समझाए, और सही है तो मेरे सही में शाबाशी दे, अच्छा किया तो शाबाशी दे, अगर गलत किया तो उसे मुझे समझाए मेरी गलती क्या है। हम दिल सीधा दोषारोपण करते हैं, अटैक करते हैं, जिस वजह से आपस में दिक्कत है। अगर घर का वातावरण सही नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका ऑफिस में आपका संबंध सही नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप जिस कर्म को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जुड़े, उस क्षेत्र नहीं है, आप उसका पनिशमेंट के रूप में कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका बॉस का दबाव है आपके पर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। काम का दबाव है, बीपी बढ़ सकता है। खान पान गलत है, बीपी बढ़ सकता है। किसी से आपका विवाद चल रहा है, बीपी बढ़ सकता है। विवाद चल रहा है, बीपी। यदि घर में बात नहीं है लेकिन मनमुटाव है, दूरियां बनी है, बीपी बढ़ सकता है। बीपी आसानी से नहीं बढ़ता, किसी ना किसी बड़ा कारण होता है, उस कारण को हटाना है। अगर ये बात कहें तो कई लोगों को मन में पीड़ा हो जाएगी, मेरा घर तो ठीक ठाक है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, आप ऐसे हो, मेरे से तो विवाद तो नहीं करते, वो मन में सोचता है। लेकिन जिस दिन, अभी हाल ही में बता रहा हूँ, एक बच्चे, दो बच्चों के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, नए बच्चे आ रहे, मैं 2-3 महीने से प्रयास कर रहा था उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए, पेरेंट्स दोनों नहीं आ रहे थे। बच्चे बीच में अपने मन में कभी भी आया, कभी भी गया, कभी भी आया, कभी ऐसा भी हो रहा था। मैंने ये भी बताना छोड़ दिया, चल माता पिता को ध्यान है तो मैं क्यों पीछे पड़ूं, कि बच्चे कब आए कब आए, मैं क्यों पीछे पड़ूं, जो तुम लोग जिस दिन समस्या लेकर आएंगे तब बताऊंगा। कल की बात है, बेचारे माता पिता आए थे, इतना दुखी थे। कल मेरे को समय मांगे, बच्चे सुबह क्लास में बोल रहे थे, गुरुजी आप कितने बजे रहोगे, माँ जी, मेरी माँ जो है ना टाइम समय मांग रहे आपसे मिलने के लिए। मतलब ठीक है, माँ पिता आएंगे, दोनों आए थे। उस बच्चे से इतना परेशान थे, इतना परेशान थे, काफी दिक्कतें आ रही, सारी चीजें। वो महिला बता रही थी, मैं रात को ना सो पा रही हूँ, ना दिन में समय पर जग पा रही हूँ, दिन रात मेरी चिंता खाई जा रही। पिछले 3-4 महीनों से मैं इतना परेशान, इतना परेशान, भैया जी मुझे करना क्या समझ। और पति ने मेरे से बात की, मैं भी बहुत परेशान हूँ भैया जी, मैं कैसा करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। तब उनसे थोड़ा बात किया, कुछ विषय लिया, लेने के बाद समझ में आया है कि पिताजी का रवैया भी थोड़ी सी मैंने स्ट्रिक्टली चल रहे थे। मैंने तुरंत उनको एक ही बात बोला, इस रवैये को आपको बदलना होगा, बच्चों को प्यार से मैनेज करना होगा, प्यार देना पड़ेगा उसको, उसका कहीं ना कहीं उसका क्या बोलते हैं तारीफ करना होगा, लेकिन जीतना होगा। वह पिता तुरंत बोला, सही भैया जी, मेरे को भी महसूस हुआ आप कहने पर, नहीं मैं आज से कोशिश करता हूं। ये होता है परिवर्तन। वो बच्चे में चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा, सामान फेंक देना, गुस्सा आ जाना, नाराज हो जाना, टेंशन दिखाना, कुछ भी बोलना, मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा, ये कंडीशन थी। अब उस बच्चे का जिम्मेदारी कल से मैंने लिया है। परिवार को ये कह दिया, मैं किसी भी समय इसका अगर सुधारना तो मैं घर भी पहुंच सकता हूं, तो मेरे को तुरंत इन्फॉर्म करिए, ऐसे करके उस बच्चे को मेरे को सुधारना है। तो माता पिता दोनों आके जब तक नहीं कहा, मैंने तब तक उस बच्चे के लिए एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा भी होता है चीजें, घर वाले जब तक, तो हाइपरटेंशन के विषय में बात होती है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी एसेंशियल है कि सेकेंडरी है। एसेंशियल है तो हमें मानसिक संतुलन, सबसे भय से बाहर निकलना होगा। बीपी मृत्यु का पर्याय, ये समझना नहीं, साइलेंट किलर जरूर है, लेकिन वो उतना आसानी से मारने वाला नहीं है। हमें उसके पहले उस पर काम करना होगा, बीपी बढ़ने का कारण को देखना होगा, उस कारण को पहले हटाना होगा, इसका रिलैक्स होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं बीपी पता चलने के बाद, क्योंकि अचानक व्यक्ति जाता है, किसी दूसरा कारण, बीपी कई लोगों को पता भी नहीं चलता, किसी और कारण से जा रहा है, तब चेक किया तो पता चला ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब ब्लड प्रेशर की इलाज होती है। तो डॉक्टर कह देते हैं पहले बीपी है, जिंदगी भर दवाई खाना है,
तो आसपास में मिलने वाले सभी बताते हैं ब्लड प्रेशर है, दवाई मत छोड़ना, दवाई मत छोड़। सही बात है, उनको तो मन तो कंट्रोल में हुआ ही नहीं, वो इलाज सही नहीं हुआ, मैं गलत नहीं हो रहा, क्योंकि उनका मन को कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो बीपी बढ़ा ही रहेगा, उस बीपी का दवाई खाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बीपी कंट्रोल में नहीं है, अगर बीपी बढ़ेगा घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यहां दूसरा पक्ष भी है, हमें यह समझना होगा बीपी बढ़ क्यों रहा है, बीपी बढ़ने के पीछे कारण क्या है। मानसिक कारण जैसे ही सामने आता है, पूरे परिवार का दायित्व बनता है हमें उस मानसिक तनाव से उस व्यक्ति को बाहर निकालना। मानसिक तनाव से बाहर निकाल दिया, बीपी कंट्रोल में आ गया। ठीक है, मानसिक कोई बात ज्यादा विवाद नहीं है, मैं आपको कोई मन मुटाव नहीं, लेकिन बीपी बढ़, लेकिन सेकेंडरी नहीं है, एसेंशियली है, उसका मन ही मन में सोचने के कारण होता होगा। तो उस समय देखने के बाद उस व्यक्ति से बैठना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा, उस व्यक्ति को हिम्मत देना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं। तो हमारे एक हफ्ते का मैं समय दे देता हूँ, एक हफ्ते के अंदर बीपी नॉर्मल कर दूंगा, मैं तो मेरे साथ हूँ, निश्चिंत होकर आना मेरे पास। सही में जितना समय देता हूँ 2-3 दिन पहले ही हो जाता है। क्यों? उसका अंदर ये कि एक बीच, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें इस बीपी से बाहर निकालने की क्षमता मेरे अंदर, तू क्यों चिंता करता है, जिम्मेदारी कोई और ले ली, वो अपने आप निश्चिंत हो गया। वो ढूंढ रहा है, उसको भगवान मान लेता है, मेरे इस चिंता से बाहर निकाल दे, इस बीमारी से बाहर निकाल दे, उसमें निकाल। लेकिन ऐसा टेंशन है, मैंने क्या तुम्हें निकाल दूंगा, उसे कुछ भी करवा दिया ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें भी कंफर्मेशन होना चाहिए एसेंशियल है या सेकेंडरी है। जब एसेंशियल हाइपरटेंशन को पूरा श्रद्धा के साथ अभ्यास करवाते हुए, पूरे उसका मानसिक संतुलन को संभालते हुए करना है। और व्यक्ति को भी अपने आप काम करना पड़ेगा कि अनावश्यक भय से बचना है, भय मुक्त होकर जीना है। जिंदगी कितने दिन का है कोई दिक्कत नहीं है, कितने दिन का है किसी को पता भी नहीं, आज रहूं कल ना रहूं कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज अपने जिंदगी को बर्बाद क्यों करें। एक असंतुलन है, थोड़ी सी बीपी बढ़ा, बीपी ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। आपके अंदर सेकेंडरी हो एसेंशियल हो, लेकिन आप हिम्मत मत हारो, बीपी तो ठीक होना ही है, इस मनोविचार के साथ चलो और मन को पहले कंट्रोल करो। और अपने आप को समझ में आएगी, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं ना, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, ऐसा लगता है कि उनका कोई तिजोरी खोल देंगे हम लोग। किसके जिंदगी में काले दिन होते हैं, किसी के जिंदगी में कैसे कोई दिक्कतें रहती है, तो व्यक्ति ज्यादा झिझकता है किसी के काउंसलर के पास या फिर किसी मोटिवेटर के साथ बैठने का पसंद देने का, दूर भागते रहते हैं। चाहे अपने परिवारजनों के लिए हो, स्वयं के लिए क्यों ना, वो दूर भाग रहा है, मतलब तेरे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तेरे परिवार में गड़बड़ी है ना, तेरे स्वयं के अंदर गड़बड़ी है, सिर्फ भाग रहे हो, ये समझ में आ जाता है, वहीं पर क्लियर हो जाती है, तो वहां पर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं चाहता है, मुझे इस बीपी से मुक्त होना है, मेरे परिवारजनों को इस बीपी से मुक्त करना है, मेरे परिवारजन के रोग से मुक्त करना है, तो व्यक्ति को चलकर खुद आने के बाद उसके आधार पर हमने कई प्रश्न पूछकर उनको कंफर्म कर लेते हैं कि कहां तक ये स्थिति है, किस तरह, किस लेवल पर डिप्रेशन है, किस लेवल पर एंग्जाइटी है, किस लेवल पर हाइपोखंड्रिया है, किस लेवल पर वो हेल्थ एंग्जाइटी से पीड़ित हो रहा है। ये समझने के बाद उस लेवल पर, उस स्तर पर, और किस कारण से हो रहा है, उस कारण के आधार पर हम करते हैं। सबसे बड़ी बात, गलत शब्द इस्तेमाल होता है कि बीपी हो गया जिंदगी पर दवाई खाना, बीपी हो गया तो घातक है, तुम दवाई मत छोड़। वो क्या करता है, जैसे दवाई एक समय नहीं खाया तो उसके अंदर घबराहट, बेचैनी बढ़ जाता है। आज सुबह दवाई नहीं खाया, 1 घंटा हो गया, बीपी तो नहीं बढ़ जाए। मैं कई बुजुर्गों को देखा है सर, घबराहट, बेचैनी, डर डर डर, जब तक टैबलेट नहीं दोगे ना तब तक बीपी बढ़ा लिए होते हैं हम लोग, डर की वजह से, क्योंकि बीज बो दिया दवाई नहीं खाने से तू मर सकता है। जिस व्यक्ति को समझ में पहली बार सुना है मैं बीपी का पेशेंट हूं, मुझे जिंदगी भर दवाई खाना है वरना मेरे साथ घातक सिद्ध हो सकता है, तो व्यक्ति का बीपी कभी कम नहीं कर सकते। मन में बीज बो दिया गया है, वो एसेंशियल है। किसी डर के कारण हुआ, किसी घटना के कारण हुआ, वो घटना से बाहर निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति किसी एंग्जाइटी से पीड़ित है, किसी भय से पीड़ित है, वो भय के कारण उसके अंदर बीपी बढ़ रहा है, उस भय को तो निकालो पहले। और ऊपर से भय डोर और उसमें डर के ऊपर व्यक्ति क्या होगा, जिंदगी भर रोगी बनेगा। जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट ना होते हुए भी जिंदगी भर रोगी बनकर जी रहा है, जिंदगी भर दवाई खाकर जी रहा है, वो दवाई का साइड इफेक्ट झेल रहा है, वो दवाई के कारण किडनी बर्बाद कर रहा है, इसका कौन जवाब देंगे। तो हमें सबसे पहले मानसिक संतुलन,
बीमारी कुछ भी हो, उसे लड़ने के लिए तैयारी करना है, नहीं अस्त्र शस्त्र गिराकर उसके सामने हम झुकने के लिए। ब्लड प्रेशर एक साधारण रोग है, सर्वसाधारण रोग है, घर घर में दिखने वाली रोग है। इसका कारण क्या है? का तनाव। उसे तनाव से मुक्त होने से, तनाव किसी भी कारण से हो, यदि किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं तो अपने घर में अपने आप स्व चिंतन करें, स्वचिंतन करें, मनोचिंतन खुद करते हुए अपना कमजोरी को समझे, उस कमजोरी से मुक्त हो जाए तो अपने आप बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं हो रहा था, हमारे जैसे प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने जब मेरे साथ हुआ था मैंने अपने आप ठीक किया ना, जबकि वो रोग था ही नहीं। एक इंसिडेंट का कारण हुआ है, ठीक से बाहर निकल गया, मेरा माइंड सेट बन गया। मेरे इंसिडेंट के एक्सीडेंट या इंसिडेंट के कारण मेरे साथ हुआ है, जिस वजह से मेरे चोरी चीजें एक दो चीजें आई है। अब इसमें मैं निकल चुका तो मेरा हमेशा ठीक हो गया। आप किसी को नाप के देखने के लिए बताइए। लेकिन उसी समय अगर मैंने अपने आप को बीपी का पेशेंट मान लिया होता, उसी समय अपने आप को शुगर का पेशेंट मान, शायद 30 साल में दवाइयों के सहारा चलता। जब 30 साल मेरे औषधि मुक्त जीवन को बिताने का सौभाग्य जो मिला है वो मुझे नहीं मिल पाता। तो हमें इस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी के लिए हर बीपी पेशेंट जो है, हर बीपी रोगी नहीं होता। हमारा जिसमें बीपी बढ़ा हर व्यक्ति रोगी नहीं बनता। उसका मूल कारण को हटाना होगा, उस कारण का काम करना होगा, कार्य करना होगा, उसके साथ काउंसिल में बैठना होगा, उसके साथ समझना होगा। इसीलिए काउंसिलर्स के पास, मोटिवेटर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के पास, हिप्नोटिस्ट के पास बीपी का इलाज हो जाती है। औषधि में तो खुलकर बोलते हैं हम दवाइयां छुड़वा देंगे, इसीलिए कह सकते हैं। क्यों? उसको पता है मन में प्रॉब्लम है, मन को ठीक कर दूं तो दवाई खुद छूट जाएगी। डॉक्टर खुद मजबूर हो जाएंगे दवाई छोड़ने में। ये मन ही खराब है, मन ही असंतुलन है, तो वहां पर कौन सी दवाई काम करेगी? ये संभव नहीं। तो बीपी ठीक करना, एसेंशियल हाइपरटेंशन को सुधारना संभव है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन फ्री लाइफ पाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसे समझ हमारे पास होना चाहिए। इसलिए बीपी का नाम से डरे ना, कोरोना का नाम से डरे ना, किसी और के नाम से डरे ना, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना। और हमारे घर का अपने, इसके लिए हमें स्वयं प्रसन्न रहना है। मैं शांत हूं, चुपचाप बैठा हूं, प्रसन्न हूं, ये नहीं है। मेरे अंदर से वो महसूस होना चाहिए, मेरे अंदर से कोई तनाव ना हो, मेरे अंदर से कोई टेंशन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, मेरे अंदर में कोई किसी प्रकार क्रोध, लोभ, माया, मोह से मैं पीड़ित ना हूं। ऐसे मनोस्थिति का निर्माण जो योग से होता है। और मेरे घर का वातावरण भी सही रखूं, मेरे कारण मेरे घर वालों को तबियत ना बिगड़े, मेरे कारण मेरे घर वालों का बीपी ना बढ़े। लोग बोलते ना मेरे तेरे कारण मेरे बीपी बढ़ता है। बच्चों को देखे माँ बोलती है, 50 बार बोलती है तेरे कारण मेरे बीपी मत बढ़ाना, बता रहा हूं। वो बीपी बढ़ाना मतलब संकेत क्या दे रहे, माइंड को क्या दे रहे, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ेगा। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब मत, दिमाग खराब होगा ही। कई लोग बोलते पागल हो जा रहा हूं मैं, पागल तो होना ही है। तो खुद ही बोला रात दिन तथा है, उसके सामने बोले पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाएगा। तेरे कारण मेरे बीपी बढ़ रहा, तेरे कारण मेरे बीपी बढ़ रहा, सामने ना रहे तो भी बीपी बढ़ेगा, उसका चेहरा देखते ही बीपी बढ़ेगा, उसका वाणी सुनते ही बीपी बढ़ेगा। ये इम्बैलेंस है, ये सही चीजें नहीं। हमें हर विषय से बाहर निकलने के लिए कोशिश करना चाहिए, हर तनाव से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वो रोग नहीं है, हमें घातक सिद्ध होगी, लेकिन लापरवाही घातक सिद्ध होगी। ये लापरवाही के अंतर्गत नहीं आता। हमारे मनोस्थिति को सुधारना, हमारे जीवन शैली को सुधारना, हमारे खान पान को सुधारना, हमारे रिश्तों को सुधारना, हमारे परिवार के साथ संबंध बेहतरीन बना के रखना, अपने मित्रों के साथ अच्छे से बना के रखना, अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छे से बना के रखना, माता पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखना, अपने दिल की बातों को खुलकर शेयर करते हुए अपने दिल का भार को उतार लेना। ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे चाहिए, हमारे घर में, हर घर में चाहिए, हर व्यक्ति ऐसे बदलना चाहिए। तब चलकर ये बीपी रोग नामो निशान मिट जाएगी इस रोग का। आज बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तनाव। उस तनाव के पीछे क्या क्या कारण है हमें जो सोच समझ कर ढूंढ के निकालना होगा। वो तनाव को दूर कर दिया तो बीपी कंट्रोल में आ जाएगी। और नियमित रूप से स्ट्रेस को रिलीज करना है सुबह और शाम, चाहे सेल्फ हिप्नोसिस करें, चाहे योग निद्रा करें, नियमित रूप
रिलैक्सेशन करना है, रोज स्ट्रेस को रिलीज करना है, बीपी नहीं होगी उस व्यक्ति में। रोज स्ट्रेस रिलीज कर लो, आधा आधा घंटा सुबह शाम निकाल के। ना बीपी गोलियों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और गोलियों की जरूरत पड़ेगी। हमारा स्ट्रेस रिलीज होते ही हमारी मन भी ठीक हो जाएगी, हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। निरंतर स्ट्रेस रिलीज करना है। फिर भी नहीं हो पा रहा है, हमारे पास आएंगे, हफ्ता भर में हम आपको नॉर्मल करके भेज देंगे घर, कोई टेंशन नहीं। एक सप्ताह के अंदर अपना कंट्रोल करके दिखा देंगे। हमने डायबिटीज में भी किया, हाइपरटेंशन में भी किया, एसेंशियल हाइपरटेंशन में कई लोगों का कर चुके हैं हमने, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको समय निकालना होगा, विश्वास रखना होगा। मुझे अगर शुभचिंतक समझते हैं, जरूर मेरे सामने बैठिए। अगर मुझे कोई दुश्मन समझते हैं तो मत बैठिए, वो अपनी मर्जी है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं अपने पर केंद्र में रख के नहीं बोल रहा हूं। किसी भी चिकित्सक के साथ बैठोगे ऐसा, क्या आप जिस चिकित्सक के पास साथ जाते हो, क्या वो चिकित्सक आपको पूरी तरह समय निकाल पा रहा है, समय दे पा रहा है, कम से कम 10 मिनट आपको समय दे पा रहा है, आपके शारीरिक मनोगत स्थितियों को, पारिवारिक स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहा है, और आपका बीपी के कारण को ढूंढ निकालने का कोशिश कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है? ऐसा नहीं कर रहा तो चिकित्सक को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको बीमारी का कारण को नहीं ढूंढ रहा, दवाई देने में लगा हुआ है। वो डॉक्टर नहीं होता, चिकित्सक नहीं होता, वो मात्र व्यापारी होता है। अब व्यापारी आपको अच्छा लगता है तो व्यापारी के साथ जुड़िए, और चिकित्सक अच्छा लगता है तो चिकित्सक के साथ जुड़िए। जो मनोगत, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक आपकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोशिश करे, वही वैद्यराज कहलाएगा, वही चिकित्सक कहलाएगा, वही आपको शुभचिंतक कहलाएगा। ऐसे लोगों को ढूंढना है। कम होंगे, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, आपको भावनाओं को समझ सके। हमारे पास, आपके पास एक पेशेंट बैठते हैं ना, वो पीड़ित व्यक्ति बैठा है, उनका आपको शुभचिंतक बनना चाहिए, हमदर्द बनना चाहिए, आपको प्यार से सारी चीज सुनना भी चाहिए, सुनने के बाद उसका निवारण भी बताना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। अगर वो स्वयं कमजोर गलत है तो उसे गलत को एहसास भी दिलाना चाहिए। अगर परिवार गलत है, परिवारजनों के साथ बैठना चाहिए। इतना समय कौन देता है? क्योंकि वो व्यक्ति ठीक हो गया तो आपको कल के लिए ग्राहक खत्म हो जाएगा, वो नहीं। हमारे ग्राहक नहीं, हमारी पेशेंट जो है हमारे ग्राहक नहीं बनता, हमारे लिए एक चैलेंज बनता है। ऐसा विचार होना चाहिए, ये चिकित्सकों के लिए है। लेकिन हमें इस षड्यंत्र के युग से बचने के लिए हमें अब जो प्रयास चल रही है, चाहे साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ हो, चाहे फिर आहार अमृत हो, या फिर योगा फॉर हेल्थी लाइफ हो, इन सारे विषयों का एक ही सिद्धांत है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें अलग अलग क्या बोलते हैं, एक ही स्टेशन में, एक ही रेलवे स्टेशन में अलग अलग प्लेटफॉर्म का निर्माण के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 निर्माण कर रहे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों से लोग पीड़ित और अलग अलग परिस्थितियों से बाहर निकलना है, इसके लिए हमें काम करना है। तो हाइपर टेंशन को बहुत ज्यादा कारण ज्यादा परेशान ना हो, पहले उसके लिए हमारे मन में कहां कर समस्या है, हमारे सब पर समस्या है, हमारे बीपी का कारण क्या है, आप स्वयं पहचानने का कोशिश करें, कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं बनता है, आपके करीब जो भी प्रोफेशनल हो, जो मनोविज्ञान पर थोड़ा सा समझदारी समझ रखता हो, आपकी समस्याओं को सुन सकता है, ऐसा व्यक्तित्व के साथ, ऐसा आपका मित्र भी हो सकता है। वो डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई मित्र हो सकता है, कोई शुभचिंतक हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है, कोई वैद्य हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है। उनके शरण में, उनके सहयोग से आप 100% अपने आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप ही निकाल सकते हो, अपने आप ही इस एसेंशियल आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हो। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो किसी प्रोफेशनल का सहारे, फिर अपने मित्रों का सहारे, हमारे बुजुर्गों का सहारे से निकल सकते हैं। फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो जरूर मेरे से संपर्क करें, मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो यहाँ इतना कहकर आज के सत्र को समाप्त करना चाहता हूं, और किसी प्रकार का हाइपरटेंशन के विषय में प्रश्न है तो जरूर हम चर्चा कर सकते हैं। भैया कौन सी टेक्निक बेटर है, सेल्फ हिप्नोसिस की योग निद्रा? दोनों में से किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहता है? देखिए, इसमें आपके इमेजिनेशन है ना, कैपेबिलिटी कितना है उस पर निर्भर करता है। चाहे योग निद्रा करें, क्योंकि हमारा माइंड को अल्फा ले जाना जरूरी है। ना निद्रावस्था होती है, ना ही जागृत अवस्था होती है। उस अवस्था में, उस स्थिति में अपने माइंड को ले जाना पड़ेगा। ये अपने अल्फा लेवल बोलते हैं। अल्फा लेवल पर अल्फा हीलिंग सिस्टम जो होती है, अल्फा लेवल पर माइंड जब रहेगी, उस समय पर दिया गया सजेशंस माइंड बेहतरीन ढंग से एक्सेप्ट करती है, उसका फिर आचरण में भी रखती है।
ये योग में भी कर सकते हैं, फिर सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस बहुत शॉर्ट टेक्निक होती है और योग निद्रा जो है थोड़ी सी लॉन्ग टेक्निक होती है, थोड़ा में प्रोसेस होता है, थोड़ा में अंतर है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। दोनों में कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं जिनको जो जानकारी है। और दूसरी बात, इन सारे चीजों के साथ डायरेक्ट उसी में उतना में ना करते हुए, पहले यही बता रहा था मैंने, हाइपरटेंशन का मेन कारण को हम समझे, उस कारण के संबंधित ऑटो सजेशंस को उनको फीडबैक दे, उनका ऑटो सजेशन के द्वारा उनके माइंड में बैठी हुई पुरानी उस गंदगी को साफ करे, नए विचारों को भरे। ये संतुलन करते करते कुछ थोड़ी सा समय लगता है, नियमित करते 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 स्थिति सुधरता है। तो 15 दिन से 21 दिनों में व्यक्ति अपनी समस्या से बाहर निकल सकता है। ये मैं कई बार साबित कर चुके। तो इसमें दो प्रकार का पेन करेगा। जब जो शिविर लगने वाली है हाइपरटेंशन के लिए, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का अलग होगी, लेकिन एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए ही विशेष शिविर लगेगी। सेकेंशियल एसेंशियल हाइपरटेंशन में बहुत सारी चीजें आएगी। 1 सप्ताह का शिविर तो रहेगा ही। तो आप अपने कोशिश करते हैं जो जो हाइपरटेंशन से पीड़ित है उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद उनका शिविर एक समय निर्धारित करके उनका अपन अलग से करेंगे। उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, मेडिकली भी आएगी, टेक्निकली भी आएगी, योग के माध्यम से भी आएगा, मनोविचार क्या बोलते हैं मनोविज्ञान के नाम से भी आएगा। सारे चीजों से मैनेज करते हुए अपने शरीर कैसा मैनेज करना है और मेडिसिन फ्री लाइफ कैसा पाना है, उसमें एक विशेष शिविर होगा, 7 दिवसीय शिविर होगी, उसके लिए अपन अलग प्रयास करते हैं। आज हम ये कोशिश कर रहे थे, लोग जो है अधिकांश जो पीड़ित है हाइपरटेंशन से, तो उनको ये पता नहीं चल रहा है कि सही में मैं बीमार हूं या नहीं, मेरे अंदर सही में दवाई लायक है या नहीं। वो कम से कम एक जिज्ञासा के विचार पैदा हो, उसमें एक भाव पैदा हो कि मुझे इसको समझना है, मेरे अंदर है क्या। जब ये चीज समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। और किसी प्रकार का प्रश्न और कोई डाउट्स पूछना है? भैया जी ओम। ओम भाई जी ओम, प्रश्न नहीं पूछना है मुझे। इस जो विषय के ऊपर आपने प्रकाश डाला भैया जी, इतना बेहतरीन आपने बताया, मन शरीर और अपने उससे मतलब जो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आपसे मैं 200% सहमत हूँ भाई जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी को समझाया है। ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी है कि वो अपने आप को रोगों से दूर रखे। मतलब ऐसे कोई चीज, जैसे माहौल अभी कोरोना का बना हुआ है, उससे भी हाइपरटेंशन होता है, लोगों को डर लगता है, बाहर जाते चीजों को छूते 100-50,000, मतलब वो हाथ धोते ही रहते कई बार, मतलब वो बस उसमें ही बिजी रहते हैं कि कहीं मुझे हो तो नहीं गया, हो गया हो गया हो गया। आपको मैं अपना यही वाला अनुभव बता रही हूँ। जैसे आपने बोला कि अपने आप को मतलब अंदर से ताकत करने, जैसे ध्यान और योग निद्रा वगैरह की बात कही है। जनवरी में फीवर आ गया था भैया जी, तो फीवर आया, उसके बाद जो माहौल उस समय था, बड़ी तेजी से लोग मतलब कोरोना कोरोना कोरोना, और बात ये हुई कि कोरोना, अब वो टेस्ट किए तो कोरोना पॉजिटिव भी दिखा दिया। तो आपको बताएं भैया, सिर्फ 3 दिन थोड़ा सा बुखार था, और उसके बाद मैंने सिर्फ योग निद्रा और ध्यान, मतलब इससे मैंने अपने आप को, मतलब जो भी है, जिस तरीके का माहौल था, जैसे अफवाह है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा वो हमारे मन को, शरीर को, सबको अफेक्ट करता है कि हम डाउन उस समय चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, थोड़े देर के लिए मन में आता है विचार। तो भैया जी मैंने सिर्फ योग निद्रा और ध्यान, ये मैंने बिल्कुल पूरा बराबर रेगुलर किया भाई जी। मतलब 3 दिन तो था, उसके बाद 5 दिन मुझे लगे हैं सिर्फ। मैं एकदम, मतलब आप बोल नहीं सकते मुझे कि मैं बीमार थी 4-5 दिन पहले। मतलब ये हीलिंग अपने आप पे किया मैंने। तो मैं इसीलिए अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी है सभी लोग इसका अनुभव खुद से ले सकते हैं। ये तो वही गुलाब जामुन है भैया जी, जिसको खाने के बाद पता चलता है कितना टेस्टी है। ये अनुभव वाली बात है। बहन बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने। इसमें अपने ग्रुप में, अब ग्रुप में भी लिखकर शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस को। शेयर करूंगी मैं, बहुत, हाँ जरूर करूंगी। बहुत अच्छा अनुभव। देखिए अभी माधुरी बहन जी जो बता रहे थे, जो तनाव के कारण हम लोगों से पीड़ित हो रहे हैं, और किसी का माइक जो ऑन है तो म्यूट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो अभी आवाज आ रही है मेरे आपके घर? माइक बंद कर दीजिए, किन किन का माइक चालू है म्यूट कर लीजिए। तो
जैसे इनको कोरोना का नाम से लोग पीड़ित हो रहे, इसके बारे में भी माधुरी बहन जो चर्चा कर रही थी, जो लोग धोते धोते हाथ धोते 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 भयभीत हो, किसी भी चीज को टच किए तुरंत धो रहे, किसी में टच करे तुरंत धो रहे, इतना हालत खराब हो रही। इसका कई कई यहां तक कि हम लोग कई लोगों को देखा कि एलर्जी भी हो जा रहा है। इसे ओसीडी कहा जाता है। ये जो है भय जो है ओसीडी बीमारी में कन्वर्ट कर रही है लोगों को। आप एक साबुन से हो सकता है, केमिकल युक्त सैनिटाइजर की इतनी बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। लोग बहुत से मैंने मास्क भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स भी उन लोग, लेकिन मैं उनके सामने मास्क नहीं पहनता। मैं मास्क दिखाने के लिए पहनता हूं मास्क, और देखिए सामने वालों को भयभीत होने से बचाने के लिए मास्क पहनता हूं। मैं अपने लिए नहीं पहनता। मैं रोड में भैया चलते मैं समय एक पहनता हूं अच्छा लोगों और के लिए बुरा पहनता दोनों अनुभव शेयर करूंगी। मेरा खुद का है कि हूं। एक जैसे सेकंड, एक दीदी सेकंड, को। एक सेकंड बहन, एक सेकंड। हाँ जी। शायद आप बाकी लोगों को सुनाई नहीं देता होगा। मेरे को लगता है इससे क्या है कि मैं यूट्यूब लगाया, ब्लूटूथ लगाया हुआ ना, ब्लूटूथ तो क्लोज करना चाहता हूँ। 1.5 सेकंड रुक जाइए। नहीं यही चलेगा। हेलो। हेलो। किसी कारण जुड़ने एक बारे में बात करते हैं। तो वॉशर्स कहा जाता है। किसी बीमारी का नाम के डरते व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा केयर टेकर हो जाता है अपने आप के लिए। तो कई प्रकार के मनोरोग के कारण कई प्रकार के हेल्थ एंजाइटी हो सकता है, ओसीडी हेल्थ ओसीडी हो सकती है। कई प्रकार की बीमारियों का व्यक्ति शिकार होता रहता है। तो इसी भय से बचने के लिए, चाहे एसेंशियल हाइपरटेंशन हो, किसी तनाव के कारण हो, माइग्रेन हो, 212 से भी अधिक बीमारियां मन के कारण होती है। आज जो मैं एक साइकोलॉजी के कारण होने वाली समस्याओं के लिए, मन के कारण होने वाली समस्याओं के लिए बात करते लड़ रहा हूं ना, ये एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए समझाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कठिन मार्ग है, बहुत आसानी से नहीं होता है सर। ये कई दिन मेहनत के कारण, अभी इतने लोग भी आप लोग जुड़े हैं ना, बहुत कड़ी मेहनत के कारण हुआ ये सारी चीजें। समझना बहुत कई बार ऐसा भी होता है, लोग गलत समझने लगते हैं। भले विरोध नहीं करेंगे आपके सामने, पीठ के पीछे आपके लिए गलत धारणा बना लेते हैं। तो उनसे होता है थोड़ा अवरोध पैदा होती है। अच्छा कर्म करेंगे ना, उस समय कई स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। स्पीड ब्रेकर्स के लिए हम अपने रास्ते को रोकना नहीं, अपने रास्ते को नहीं बदलना है। हम अपने रास्ते पे चल के जाएंगे। कोई अच्छे समझे, कोई बुरा समझे, कोई समझे, कोई ना समझे, हम उस पर कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमको हमें परेशानी नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए। बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। दुर्गा बहन, दुर्गा कुछ कह रहे थे बहन आप? भैया मैं तो एक दुर्गा अच्छा बहन, अनुभव शेयर करना चाह रही थी, एक बुरा, जो दोनों मेरे कारण ही वो हुआ है। जैसे मेरे यहाँ दीदी को वर्टिगो के साथ साथ बीपी का भी थोड़ा उस समय प्रॉब्लम आया। तो डॉक्टर बीपी की जी दवाई दिए थे, तो मैंने कहा नहीं, आप अपने आप की बस थिंकिंग चेंज करो, ये सब दवाइयां मत खाओ। तो बीपी की दवाई उन्होंने नहीं खाई। और जी आज तो पूरी तरह ठीक है। वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा फिट है, मैं तो फिट ही हूँ, बट उनका वेट 53-55 ही मेंटेन रहता है। और मम्मी अच्छा के साथ जब हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा उस समय आयुर्वेदिक में और ये सब बातों में विश्वास नहीं था। मम्मी पतंजलि का खा रही थी, फिर मैंने उनको जो चेक कराने ले गई तो उनका बीपी ज्यादा है, तो मम्मी बोली नहीं, मैं दवाई तो खा रही हूँ। फिर मैं उनको बार बार पूछी, आप कहीं तो गलत झूठ बोल रहे हो मुझे। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं पतंजलि का खा रही हूँ, जो डॉक्टर देते हैं वो नहीं खा रही हूँ।
तो फिर मैंने उनको बोला ये सब दवाइयों को साइड रखो और ये खाओ। तो अभी तो वो मम्मी खा रही हैं, पर मुझे लगता है मेरे कारण मम्मी पूरे तरीके से इस पे डिपेंड हो गई है, उसको कैसे ओवरकम करूं वो अब मैं सोच रही हूँ। तो ये मेरा एक बुरा हो रहा है, क्योंकि मुझे उस समय आयुर्वेदिक में नहीं था कुछ विश्वास। तो अभी भी मम्मी खा रही है। मम्मी को वही मैं बोली कि मम्मी कुछ हो जाएगा तो कौन करेगा, तो आपको खाना है। तो उससे मुझे अभी मम्मी को बाहर निकालना है, मेरा एम ये है। तो एक अच्छा अनुभव और एक बुरा अनुभव ये है। नहीं होता है पूजा में। देखिए अधिकांश बीमारियां जो हम इसीलिए बात करते हैं हमेशा, अधिकांश बीमारियां, अब शुरुआत में पहले क्लास में भी मैंने कहा, हमारे बीमारियों के लिए और स्वास्थ्य के लिए कर्ता कर्मा और क्रिया तीनों हम स्वयं हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन हम स्वयं है, या फिर हमारे परिवार है, हमारे मित्र है, हमारे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही अनुभव प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों का होता है। अब ऐसे लंबी लाइन भी है हमारे पास जो एक के बाद ठीक होते आए हैं। इसी लेवल पर हम काम कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आगे चल के बस मनोगत कारणों से होने वाली इन बीमारियों से हम कैसा मुक्त हो बिना औषधियों का। तो और किसी का अनुभव या प्रश्न शेयर करना है तो समय कम है, थोड़ा बता दीजिए। आज 11 बजे वाला क्लास नहीं होने वाला है आज, क्योंकि पटेल जी कुछ कारणों से बाहर गए हुए, उनके सासू माँ जी का थोड़ा सा तबियत डिस्टर्ब है, तो उन्होंने रायगढ़ गए हुए, तो अभी तो इसे अटेंड नहीं कर पाए। कार में होंगे, बोले भी कार में मैं जाता रहूंगा तो समय में क्लास कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो शायद रास्ते में हो, इसलिए आज उनका क्लास स्थगित किया गया आज के लिए, उसके लिए ब्रेक किया गया। और किसी प्रकार का IBP के लिए कुछ बात करना है? हेलो। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर जी, प्रणाम। अच्छा त्रिलोक जी। हाँ सर। हाँ त्रिलोक जी, बताइए बताइए। मैं बताना चाह रहा था सर जी कि मेरे माता जी को 16 साल से ये शुगर और हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनको। जी। तो वो क्या है, पहले उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम था और जी डॉक्टरी दवाई लेते हैं शुरू से, और जी। उसके बाद में कुछ कुछ सालों बाद, मतलब 1 से 2 साल बाद फिर उनको हाई बीपी का भी उसके साथ में वो प्रॉब्लम चालू हो गया। अब लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयां खाने की वजह से 13 14 साल तक खाने के कारण से फिर अब उनको किडनी में भी जो इफेक्ट तो है नहीं। उसका वो होने लग गया है। तो मैंने अभी तो कहा क्योंकि ये बात है ना, लंबा दवाई चलने से किडनी खराब होती है। हाँ, तो वही बताना चाह रहा था। अभी तो वो डॉक्टरी दवाई ले रही हैं, शुगर की भी और बीपी की भी, और उसके साथ किडनी की भी। जितनी भी सब दवाइयां रहती है, दिन में 15-16 टैबलेट्स हैं, पूरा सुबह से शाम तक उनको सब खाना पड़ता है। उम्र क्या है माँ जी का अभी, माता जी का? 58 है सर जी। मात्र 58 वर्ष की उम्र में 16 साल से एक बीमारी के लिए दवाई खा रहे थे, दूसरा बीमारी हुआ, दूसरा बीमारी के लिए भी मिला के दवाई खा रहे थे, किडनी का बीमारी आ गई, अब तीनों के लिए दवाई खर्च चल रहा है। 3-3 4-4 बीमारियां जकड़ते जा रहे हैं, हम दवाइयां मात्र चलते जा रहा था। ये तो दर्द है। एक षड्यंत्र की महायुग से युग में सबसे पहले, इसीलिए हर व्यक्ति को हम बताते हैं आप योग करो, व्यायाम करो, अपने मान संतुलन बना के संबंध अच्छे से बना के रखो, ज्यादा से ज्यादा तो अपने घर में, परिवार में, मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ जीने की आदत बनाओ। लोग सामाजिक बनकर रहो, ऐसा नहीं अकेलापन के शिकार मत हो। ये सारे मानसिक असर बनती है, सारे मनोरोगों का कारण बनती है। यही मनोरोग आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनती है, और बीमारियों के कारण लेने वाले दवाइयां भी हमारे अन्य बीमारियों के कारण बन जाती है। कहीं ना कहीं हम औषधियों का चक्रव्यूह में, दवाइयों का चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, बीमारियों का चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहली बात मानसिक संतुलन सही ढंग से रखना है, भय से बचना है, अनावश्यक विचारों से बचना है। हमारे जीवन में हमारी
आरोग्य, हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार, हमारी चरित्र, सबको सुधार के रखने लायक, सम्मानजनक जीवन जीने लायक योग्य जीवन शैली, जिसमें शारीरिक संतुलन भी बना रहे, मानसिक संतुलन भी बना रहे, और सामाजिक जीवन में भी हम लोग एक बेहतरीन पार्ट निभा सके। क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, जितने लोगों के साथ उठना बैठना होता है उसका मन उतना संतुलित रहती है, उतना अनुभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कुएं के मेंढक की तरह, जो महिला पुरुष बच्चे जो भी कुएं के मेंढक की तरह एक ही जगह बैठ जाते हैं, एक जगह सीमित हो जाते हैं, उनका मनोविकास नहीं होता, सामाजिक परिस्थितियों के समझ नहीं बनता, व्यक्तित्वों को समझने का उनका क्षमता नहीं आता, वो कुएं के मेंढक की तरह रह जाता है, अपने विचारों को अंदर सीमित कर लेता है, अंदर के अंदर अग्निपर्वत को झेलते 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 भयानक बीमारियों का शिकार बन जाता है, या तो खुद दूसरों का शिकार बना। ऐसे मानसिक असंतुलन जिनमें रहता है उनके कारण या तो स्वयं बीमार पड़ेंगे, या तो उनका थोड़ा शरीर स्ट्रांग है तो कुछ दिन साथ दे देती है, लेकिन उनके परिवारजनों या फिर मित्रजनों के उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमें मानसिक संतुलन, हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी, हेल्थी माइंड बार बार क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि हमको मन को संतुलित रखना है, मेरे मन दशा को सुधारना है। एक मन को जीत लिया 100 बीमारियों को जीत लिया। 100 बीमारियां इसी कारण हो रही है। तो इनके लिए आप एक काम कर सकते हैं त्रिलोक जी, आप किसी पतंजलि में वैद्य से मिलकर आप वृक्क दोष को इस्तेमाल करें, क्योंकि किडनी का पेशेंट हमेशा एक आयुर्वेद की काढ़ा आती है वृक्क दोष, जो भी दवाई ले रहे होंगे उसके साथ वृक्क दोष को जरूर लेने की आदत बनाइए। एक चम्मच उबाल कर सुबह शाम लीजिएगा, पानी में काढ़ा बनाकर, शाम को भिगा दिए, सुबह उबाल के पका लिए, शाम को भिगा के सुबह पका लिए, सुबह भिगा के शाम को पका के जरूर दीजिए। किडनी पर होने वाले दुष्प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और उसके बाद कोशिश ये करें, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, जैसे बात हुई तो अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता उनका भी बीपी बढ़ता है। डायबिटीज कंट्रोल में नहीं था, अनकंट्रोल डायबिटीज में घुटने का दर्द बढ़ जाती है, कंधों का दर्द आ जाती है, कुछ ना कुछ जॉइंट पेन्स आ जाते हैं। जब डायबिटीज कंट्रोल में करने से बीमारी ठीक हो जाती है। ये सब सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंतर्गत ही आती है, वो सेकेंडरी बीमारी हो जाती, ठीक हो जाती है। तो डायबिटीज क्यों बढ़ा है? डायबिटीज में सिर्फ, डायबिटीज का अलग से क्लास लेंगे, डायबिटीज में क्या होती है, सिर्फ हम सिर्फ पैंक्रियास पर केंद्रित करते हैं। पैंक्रियास जितना रोल निभाती है होता है, जैसे डायबिटीज पैंक्रियास के साथ साथ लिवर के लिए भी दवाई दे, लोग चूक जाते हैं। अधिकांश लोगों से बड़े बड़े दवाई डॉक्टर से लेकर वैद्यों के तक मैंने देखा लिवर के लिए कोई काम करते ही नहीं वहां पर, लेकिन लिवर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है वहां पर, उसका क्या बोलते हैं दायित्व होता है, उसको भी हमको सुधारना है। इन सारे विषयों के पीछे मन का बहुत बड़ा दायित्व है। मन को, मेरी माँ को जब 25 साल डायबिटीज और हाइपरटेंशन लेने के बाद भी 1 रुपए का दवाई बिल आया, मैंने 25 साल भी उनका जीवन चला हमेशा नॉर्मल। ऐसा भी नहीं कि कंजूसी करके बचा रहे, ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास हर महीना दिखाता था, जो आम व्यक्ति मैंने हर महीना करवाता है ना, तो लेके जाता मेरे खर्च इसमें करना, दवाई के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए मैं, लेकिन दवाई के लिए नहीं कर, उस समय में मैंने किया था। वहां दवाई सब ले जाता, मैं 2 बार ब्लड टेस्ट करवा दूं, उसको लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे माँ को मैं खोना नहीं चाह रहा। तो लगातार चला 74 वर्ष आयु तक, 25 वर्ष आयु तक उनका कभी ना बीपी ना शुगर, पूरा बैलेंस में चलता। तो ये हर चीज में जो भी छोटी छोटी बता रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में जो पाया हूं उन्हीं चीजों को आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं दूसरों का कहा हुआ कहीं फॉरवर्ड करके ग्रुप में देकर उसको चिपकाने वाला काम नहीं करता, मैं एक ही काम कर रहा हूँ, मैं जो मैंने अनुभव किया। तो हम इस चीज हमको फॉलो करना बहुत मतलब आसान है, होता है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होता है। चीजों बहुत आसानी से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं। सबसे पहली बात हम एक ही बात फाइनली मैं कहना चाहूंगा, हमारी मन को स्वस्थ रखना है। मन स्वस्थ है तन स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ के अगर अस्वस्थ है तो भी उस बीमारी को ठीक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मन के कारण अगर तन खराब है, उसके साथ सालों साल गुजरते चली जाएगी। देखिए आईबीएस पेशेंट के लिए, आईबीएस में कोई दुनिया में दवाई नहीं बनती, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए कोई दवाई नहीं है संसार में।
मैंने यहां तक देखा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास दवाई से 4 साल 5 साल 6 साल दवाई खाते 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 पेशेंट और परिवार थक कर उस दवाई को बंद कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर के भी बंद करने का स्थिति नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर भी जान रहा है ना, मजबूरी है। 4 से 5 हजार रुपए का दवाई लगती थी एक महीना में एक पेशेंट आईबीएस के लिए, फिर 5 साल खा चुका, लेकिन पेशेंट आज में छोड़ दिया दवाई। तो इसका पीछे मन बहुत बड़ा कारण है, मन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मन को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, मन के जो असंतुलन को समाप्त नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं। जब मैं आईबीएस का नहीं, आईबीएस एक मात्र एक सामान्य रोग है, अगर पूरी प्लानिंग के साथ चलते बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ना समझ के जैसे मम्मी लोग हैं, इन लोगों का भी आप इस योगा शिविर में लेंगे क्या, कि कुछ एज बाउंडेशन है, कंडीशन है? जैसे मेरे यहाँ मम्मी का एज 69, हाइपरटेंशन का, मम्मी का एज तो 69। हाँ, और वो पैदल भी चलती है, अनुलोम विलोम कपालभाति भी मम्मी थोड़ा बहुत करती है। हम लोग उनको डर के कारण दवाई देते हैं, वो तो बोलती हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोगों को परेशानी ना हो करके मैं खा रही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दवाई जब चल रहा है ना, मैं इसका मतलब, हाँ बोलिए। के लिए क्या फिर वो ईसीजी और वो सब करवा के फिर वहां आना पड़ेगा ना? करवा दीजिए उनको सेकेंडरी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो कंफर्म कर लेना। आप 2 चीज करें, किडनी एक आपका, नहीं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, हम है अभी 4 की मैं हो गई हूँ, उनको एक बार फीवर आया है, में ऐसा कोई परेशानी नहीं रहा है। थोड़ा सा पायल्स का प्रॉब्लम आया था तो वो होम्योपैथी से ठीक हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। अपने बंद हो गया, ठीक है। हाँ। देखिए मैं ये कह रहा था, बुजुर्ग बैठते हैं योग करने के लिए अपना शिविर में, तो कोई ना कोई युवा, कोई भी घर वाले कुछ जिम्मेदारी के साथ में रहने से ज्यादा अच्छा, वो भी सुने और नोट डाउन भी करे, नोट्स भी बनाए, और साथ में कोई कमी ऊपर नीचे तो उनको समझा सके, बता सके। क्योंकि बड़े बुजुर्ग की टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी जुड़ नहीं पाते, उनको कोई टेक्निकली प्रॉब्लम रहती है, उनको सहायता करने के साथ में रहना है। और जनरली युवा है या फिर प्रौढ़ अवस्था में, उनके कोई दिक्कत नहीं रहती, और एक ध्यान से सुनते हुए अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छे से होगा। तो 7 दिन का शिविर होगा, तो समय जरूर जिन जिनका जरूरत है उनको जोड़ने का कोशिश करें, उसे अलग शिविर होगी। तो पेडेड शिविर होगा जो कि मैं उसमें बता दूंगा, अपने मिनिमम फीस रखने की कोशिश करेंगे उनका 7 दिन के लिए, उसका आधार पर हम उसको काम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, मन को संतुलित करने की कोशिश, चाहे आईबीएस हो, चाहे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को, पेट के अल्सर हो, हर बीमारी के पीछे मन को पहले सुधारना बहुत जरूरी है। इस मन को सुधारने के बाद आपकी चिकित्सा का जो पीरियड जो कम हो जाता है, आधा हो जाता है। आईबीएस में पता है अभी 4 से 5 साल लोग दवाई खाते हैं, लेकिन आईबीएस का कोई दवाई नहीं बना पूरी तरह ठीक करने के, बीपी के लिए कोई दवाई नहीं बना पूरी तरह ठीक कर देने के लिए, मैनेज करने के लिए दवाई बनी। वो मैनेजमेंट दवाई से करना है, अपने मन से करना है, अपने जीवन पद्धति से करना है, उनको हमको डिसाइड करना है। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो इलाज से जरूर करना है, वहां पर फिर लापरवाही नहीं। अरे बीपी बढ़ा हुआ, उस कंडीशन में दवाई छोड़ दो, ये इजाजत हम नहीं देंगे। वो दवाई खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं कुछ समय के लिए, लेकिन तब तक हम अपना सहारा तो चल ही रहे हैं, हम अपने मानसिक संतुलन को बना के रखेंगे, हम अपना मानसिक संतुलन को बनाएंगे और अपने मनो आरोग्य को सुधारेंगे, और पूरी तरह हम सुधरते सुधरते धीरे धीरे डोज कम होते चली जाएगी, डॉक्टर भी खुद मजबूर हो जाएंगे, और उस कंडीशन में ज्यादा जरूरत पड़े तो आयुर्वेद को दवाई को जोड़ दिए, वो दोनों चलाते हैं, 1 आध महीने में फिर एलोपैथी छुड़वा दी, उसके बाद आयुर्वेद भी छूट सकती है। लेकिन अब आपका मन अगर संतुलित हो जाए, तो आपका मन संतुलित करने में आप कितने सक्षम है, कितने आगे बढ़ते हैं, कितना उसके साथ जुड़ते हैं, उस पर निर्भर करती है कि हमारे मनो आरोग्य के आधार पर ही शारीरिक आरोग्य कितना सुधार सकते हैं। ये 100% कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जिज्ञासा होना चाहिए, हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, हमारे अंदर वो साधना करने की वो इच्छा होना चाहिए, तो मैंने उसको कर सकते हैं। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, बस मानसिक संतुलन को रखना
और घरेलू वातावरण को बेहतरीन ढंग से रखना। हम जहां भी काम कर रहे हैं, जिस कर्म को कर रहे हैं, उस काम से प्रेम करना, प्यार करना, अपने मतलब प्रोफेशन से प्यार करना। प्रोफेशन भी हमारी ध्यान बन सकती है। हमारे बच्चों के साथ अच्छे से विचार बिताना, हमारे बड़ों के साथ अच्छे से बिताना, हमें खुले दिमाग के साथ, खुली मनो विचारों के साथ घर परिवार के साथ बिताना, यही एसेंशियल हाइपरटेंशन का इलाज होता है, यही इलाज है। ये सारी चीजें नहीं सुधरे तो दवाई आपका मजबूरी है, बस उसका साइड इफेक्ट त्रिलोक भाई ने बता रहे थे। जैसे लंबी समय तक 15-16 साल तक डायबिटीज था, डायबिटीज बढ़ने के तो इस हमारे सामने जब मैंने जो पूरा प्रैक्टिकल देख रहे सुन रहे अपने लोगों के अनुभव से, तो ये चीज होता ही है। इन चीज से बचना है तो हमें विवेक के साथ काम लेना है। इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ का मकसद यही है, हमारे मन को से अभी जैसे ग्रुप बनाया साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ, उसमें लोग क्या सोचते हैं, मैं मैसेज डालूंगा, लिखते जाऊंगा, टाइम पास करते जाएंगे। अगर एक दिन का प्रोग्राम के, अगर कल का प्रोग्राम के, आज के प्रोग्राम की बात कर, 2 जन लेफ्ट हो जाएंगे। मैं उनके पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि यही पर मनोविकार दिख रहा है ना। ये मनोरोगी है, मानसिक संतुलन की कमी है, क्योंकि वो इस सेशन के माध्यम से क्या सीख सकते वो नहीं समझ पा रहा। वो में टाइम पास देखना चाहता है, वहां से आया, यहां से वहां से। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है, सबको एकत्रित करे, ग्रुप बने। उस ग्रुप बने के बाद अब निःशुल्क क्लास है, और निःशुल्क क्लास में भी उसको दिक्कत आ रही है। तो उनको ये चाहिए, समय अपने लिए निकालना नहीं है, बस कुछ भी टाइम पास करना है। व्हाट्सएप जो टाइम पास का केंद्र बन गया, वैसे लोगों के लिए ऐसा ही होती है। हम उसको लाभ वही बदलते, उनके लिए अपने सिद्धांतों को नहीं बदल सकते, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदल सकते। हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, एक हफ्ते तक फुर्सत, हफ्ते तक कोई टेंशन है, हफ्ते तक कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं। अब आराम से वापिस इस हफ्ते पर ये पूरी इस विषय पर काम करें अपने आप के लिए। अगर नेक्स्ट दूसरा विषय लेंगे, उस विषय पर एक सप्ताह फिर काम करेंगे अपने आप, सारी चीजें होती रहेगी। तो का मकसद वही है, हमने ग्रुप इसलिए बना रहे हैं कि लोग एकत्रित उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग ऑनलाइन में जुड़े, ऑनलाइन में पूरा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अपना लाभ उठा सके। नहीं समझ पा रहे उनको जयराम जी भी कह सकते और कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना कहकर आज की सत्र को समाप्त करें। और कोई विशेष अनुभव तो नहीं है ना? आज शाम को 11 बजे का सत्र तो अभी होगा नहीं, और अपना बच्चों के शाम को बैठक है। जो हमारी पालक वर्ग जो है वो ध्यान रखें, जो भी बच्चे हैं आप अपने अपने बच्चों को हमारे क्लास में भेज रहे हैं। अब हर महीना मेरी एक क्या बोलते हैं पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो इस महीना बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो बैठक बहुत अनिवार्य है, पेरेंट्स को दोनों को रहना अनिवार्य है। और विशेष करके आज शाम को बैठेंगे। फिर कोरोना का नाम से अब पिछले 2 महीना में हम लोग बैठक नहीं रख पाए, आज शाम को बैठक रखा गया। इसमें बहुत जरूर होने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे विषयों पर हमको चर्चा करनी है, बहुत सारे बच्चों के विषय में बहुत सारे विषयों का अपना प्लानिंग करना है। जो कुछ बच्चों के घर काफी दिक्कत है, वे भी हमें अपना दर्द बता रहे थे, उनके लिए भी आगे के क्या करना है, प्लानिंग करना है। मैं पेरेंट्स इतना परेशान हो रहे बच्चों के व्यवहार के कारण परेशान कर, ये भी जीता जाता सबूत है। 4 महीने उन्होंने समय बर्बाद किए, 3-4 महीने से बोलने के बाद नहीं आए। आज उन परिस्थिति पे वही मैंने कहा उनसे, 3-4 महीने पहले आ गया होता, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज स्थिति इतना परेशान है, उस बच्चों क्या कर, अब मुझे डिसाइड करना है उन बच्चों के लिए, ये बच्चे दवाई के लायक है या तो ये नहीं। तो अनुवांशिक कुछ चीजें कुछ बच्चों में दिखती है, अनुवांशिक परिवार के नाम से कुछ बीमारियां होती है ना, मनोविकार, उन विकार बच्चे में फॉरवर्ड होते रहते हैं, या कि आदत के कारण वो इनका केमिकल असंतुलन के कारण बीमारी हुए, वो बीमारी चल रहा। तो ऐसे भी 2-3 बच्चे भी, 2 बच्चे में देखा भी, उनका पहले आगा भी किया था, सुने भी नहीं, आज साइकियाट्रिस्ट। पेरेंट्स मेरे को पता ही नहीं था, कल मेरे को रिपोर्ट पता चला, पेरेंट्स चले जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखा के दवाई खिला रहे, रात दिन बच्चे सो रहे थे। यही अगर जागरण जो 2-3 महीना पहले हो जाए तो स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, समय रहते हुए नहीं स्थिति को पहुंचाने से बचा लेंगे। तो ये चीजें हर कोई नहीं समझ पाते, तो समझ पाते वो चीज से पहले से बच जाते, नहीं समझ पाते उस दुख का, दर्द का सामना करना पड़ता है। चाहे खैर जो भी हो, अलग विषय है। सारे पेरेंट्स को आज इसी माध्यम से बता भी दिया जाए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे जरूर आज शाम को 5 निवास पर आएंगे, मेरे घर पे बैठक है, उस बैठक में बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, आगे जो जो बच्चों का समस्या है आगे के लिए। इतना कहकर आज के सत्र का विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भाग भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। सभी ओम। ओम। धन्यवाद भाई जी। ओम। आप सबको भी बहुत धन्यवाद। 1-1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग सब बैठे, इतना पेशेंस के साथ सभी लोग बैठे। आपकी क्षमता को भी सम्मान करना चाहता हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना समय उतना समय पूरा देकर बैठते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और ऑफिस में हूँ फिर भी बीच बीच में ब्रेक ले लेके सुन रही हूँ। ऑफिस का काम भी और ये भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी बहन बोल रही है? जी 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 गुरुजी, रजनी ही बोल रहे हैं। ठीक है। बहुत लंबा काम रहता है, काफी आगे काम करना है। शुरुआत है और शुरुआत आप जैसे समझदार, आप सभी के जैसे समझदार सज्जनों के साथ शुरुआत हुई। ये हम सबके सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है। ये सफलता का एक संकेत दे रहा है। आने वाले समय ये बहुत सफलता की ऊंचाई को छुएगी। बस एक आध असंतुलित व्यक्ति रहते हैं, उनके पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वो उनका वो स्थिति ऐसी रहती है। जब मानसिक आरोग्य के लिए आगे बढ़ने वाले आप सभी को अभिनंदन अभिवादन करते हुए आज का सत्र को समाप्त करते हैं।